नारुतो द स्ट्रॉन्गेस्ट ककाशी चैप्टर 20 हिंदी ट्रांसलेशन एज रिमूव। हाँ जिरेया, तुम मेरे आदर्शों को कैसे समझ सकते हो? मैं इस दुनिया की सच्चाई को जानना चाहता हूँ। मैं इस गांव में बंद कर कैसे रह सकता हूँ? ओरोकिमारू ने कहा। ओरोकिमारू, क्या तुमने तसुनादे सेंसेई और मेरे साथ अपने रिश्ते भूल गए? जिरेया इतना दुखी था कि वह यह मान ही नहीं पा रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब दुश्मन बन चुका है। जिरेया की आंखों से आंसू निकल आए। वह आदमी जो चोट लगने पर भी नहीं रोता था आज अपने आप को रोक नहीं पाया। ओरोकिमारू ने ये देखकर ठंडी हंसी भरी। उसकी नज़र थोड़ी बदली लेकिन अगले ही पल फिर सामान्य हो गई। जिरेया, तुम मूर्ख हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। ये शब्द जिरेया के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। इतने सालों की दोस्ती के बाद भी ऐसी बात। तुम जो भी कहो, इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में वापस लेकर जाऊंगा। जिरेया चिल्लाया। सिर्फ तुम? ओरोकिमारू के स्वर में तिरस्कार था, लेकिन वह जिरेया की ताकत को जानता था। वह दोनों लंबे समय तक साथ रहे थे। ओरोकिमारू अच्छी तरह जानता था कि उनके बीच ताकत का अंतर ज़्यादा नहीं है। अगर दोनों पूरी ताकत से लड़ें तो कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। काकाशी, तुम युगाओं को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अब ओरोकिमारू से लड़ूंगा। शायद मैं तुम दोनों का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, जिरेया ने बिना पीछे देखे कहा। लेकिन जिरेया समा, काकाशी कुछ कहना चाहता था। बकवास मत करो, जल्दी जाओ, जिरेया ने जोर से कहा। ठीक है, कृपया सावधान रहिए, काकाशी ने कहा। वह बेहोश युगाओं को उठाकर वहां से पीछे हट गया। ओरोकिमारू ने काकाशी को देखा लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। असल में वह उसे मारना नहीं चाहता था, कोनोहा के बारे में सोचकर और सुकुमो के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के कारण। जब काकाशी दूर चला गया तब जिरेया ने राहत की सांस ली। ओरोकिमारू हल्का हंसा और बोला, जिरेया, काकाशी बिल्कुल सुकुमो जैसा है, चेहरे से भी और स्वभाव से भी। जिरेया ने कहा, हाँ, काकाशी सच में सुकुमो जैसा है। अब जब बाधा हट गई है तो सिर्फ हम दोनों बचे हैं, शुरू करें। ओरोकिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो शुरू करते हैं, जिरेया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। हाँ, तुम सच में मूर्ख हो, ओरोकिमारू हंसा। कुछ ही पलों में दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। दोकागे स्तर के शिनोबी की लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई। काकाशी युगाओं को पीठ पर लेकर युद्धस्थल से दूर निकल गया, लेकिन वह अभी भी जिरेया को लेकर चिंतित था। उसने अपना हेडबैंड नीचे खींचकर फिर से शेरिंगन को ढक लिया। फिर उसने एक सुरक्षित जगह पर युगाओं को रखा और थोड़ी देर आराम किया। दूर से जोरदार धमाकों की आवाज़ आ रही थी। कागे स्तर के योद्धाओं की लड़ाई स्वाभाविक रूप से बहुत भयंकर होती है। काकाशी ने आह भरी। उसे पता था अगर जिरेया से एजमोड़ का उपयोग नहीं करेगा तो वह ओरोकिमारू को हरा नहीं सकता। और क्योंकि जिरेया पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा, इसलिए इस लड़ाई का नतीजा पहले से तय है। तभी टप टप काकाशी ने अपने चेहरे पर गिरती बूंदों को महसूस किया। बारिश हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। क्या भगवान भी इन दोनों की लड़ाई पर रो रहा है? वह हल्का मुस्कुरा दिया। नारुतो की दुनिया में यह आम बात थी। वह युगाओं को एक गुफा में ले गया, एक शैडो क्लोन को उसकी देखभाल के लिए छोड़ा और खुद फिर से युद्धस्थल की ओर बढ़ गया। हालांकि उसे पता था कि ओरोकिमारू जिरेया को नहीं मारेगा, फिर भी वह खुद जाकर देखना चाहता था। लड़ाई के बाद ओरोकिमारू कमजोर होगा और काकाशी अब थोड़ा चक्र वापस पा चुका था। जरूरत पड़ी तो वह बचकर निकल सकता था। साथ ही काकाशी जानता था इन दोनों की लड़ाई का सिर्फ एक ही परिणाम होगा, जिरेया घायल होगा और ओरोकिमारू भाग जाएगा। काकाशी तेजी से जंगल में दौड़ता हुआ युद्धस्थल पर पहुंचा, लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ एक व्यक्ति पड़ा था। वह जिरेया था। उसका शरीर अस्त व्यस्त था, लेकिन कहीं खून नहीं था। उसके सफेद बाल धूल से गंदे हो गए थे और उसका हेडबैंड भी गायब था। काकाशी उसके पास खड़ा हुआ और धीरे से बोला, जिरेया समा। जिरेया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से और दर्द से भरी हुई। ओह, तुम आ गए काकाशी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जिरेया समा, चलिए वापस चलते हैं, काकाशी ने कहा। उसने लड़ाई का नतीजा नहीं पूछा, क्योंकि उसे पहले से पता था। जिरेया ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, काकाशी, तुम्हें पता है मैं सच में नाकाम हूँ। इतने साल तसुनादे का पीछा किया, फिर भी असफल रहा, और अब इतने सालों की दोस्ती के बाद भी ओरोकिमारू मुझे छोड़कर चला गया। मैं क्या हूँ? क्या मैं सच में मूर्ख हूँ, जैसा उसने कहा? काकाशी ने शांत स्वर में कहा। जिरेया समा, आप वही हैं जो आप हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता क्यों करते हैं? मेरी नज़र में आप एक महान शिनोबी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिरेया ये सुनकर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काकाशी उसके बारे में ऐसा सोचता है। फिर वह हंसा। हाँ, सही कहा, मैं महान तौर से जिरेया हूँ। मुझे अपनी असफलताओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। अब उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। काकाशी मुस्कुराया और उसे सहारा देकर खड़ा किया। जिरेया, आप एक महान शिनोबी हैं। आपको कभी खुद पर शक नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो काकाशी, एक शिनोबी को कभी खुद पर शक नहीं करना चाहिए, जिरेया ने अपनी पुरानी मुस्कान के साथ कहा। अब वह फिर वही जिरेया था जिसे दुनिया जानती थी। यह अध्याय नारुतो द स्ट्रॉन्गेस्ट ककाशी का हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। अध्याय 21 हिंदी अनुवाद। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। अग्निदेश की सीमा पर थका हुआ ओरोचिमारू एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। उसका पहले से ही पीला चेहरा अब और भी ज्यादा फीका लग रहा था। इस समय उसकी आंखों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वो आंसू थे या सिर्फ बारिश की बूंदें। लगता है मेरे अंदर अभी भी कुछ मोह बाकी है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरोचिमारू बुदबुदाया। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, लेकिन जल्द ही वह फिर से दौड़ने लगा। दूसरी ओर काकाशी ने जिरेया को सहारा देकर उस गुफा में पहुंचाया जहां युगाओं थी। उसने जिरेया को आराम करने के लिए बैठाया और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाए। जल्द ही गुफा गर्म हो गई। काकाशी और जिरेया के कपड़े बारिश से भीग चुके थे। आग की मदद से वे अपने कपड़े सुखाने लगे। युगाओं के मौजूद होने के कारण उन्होंने कपड़े नहीं उतारे, बस आग के पास बैठकर धीरे धीरे उन्हें सुखाया। दोनों ही शिनोबी थे, इसलिए उन्हें ठंड लगने की चिंता नहीं थी। कुछ देर बाद जिरेया ने काकाशी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा,
काकाशी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अफसोस है कि मिनटो ये बदलाव नहीं देख पाए। काकाशी ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं पहले गलत रास्ते पर था और मैंने मिनटो सेंसेई को चिंतित किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए। जिरया को साफ दिख रहा था कि काकाशी अब बदल चुका है। वह खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि काकाशी बेहतर हुआ है और दुखी इसलिए कि मिनटो ये देख नहीं पाए। अब तुम उस अंधेरे से बाहर आ चुके हो। मुझे शायद जल्द ही कोनोहा छोड़कर लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा। तब गांव की जिम्मेदारी तुम जैसे युवाओं पर होगी। काकाशी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। जिरया हमेशा स्वतंत्र स्वभाव का था। वह कभी एक जगह बंद कर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने कभी होकागे बनने की इच्छा नहीं की। अब जब ओरोचिमारू भाग चुका था, जिरया उसे खोजने और दुनिया में शांति का उत्तर ढूंढने निकलना चाहता था। कोनोहा उसके लिए घर जैसा था, इसलिए वह चिंतित भी था। तीसरे होकागे बूढ़े हो रहे थे। कुछ सालों में वे गांव की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, काकाशी ने दृढ़ता से कहा। अच्छा है, अगली बार जब मिलेंगे अगर तुम्हारी ताकत मुझे चौंका दे तो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प सिखाऊंगा, जिरया ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। काकाशी को जिज्ञासा हुई, लेकिन जिरया ने कुछ नहीं बताया। इसी बीच उजुकी युगाओ जाग गई। जिरया सामा, काकाशी सेनपाई, उसने धीमी आवाज में कहा। ओह, तुम जाग गई। जिरया मुस्कुराया। ओरोचिमारू कहाँ है? युगाओ ने पूछा। काकाशी ने जवाब दिया, वह भाग गया। जिरया सामा समय पर आए, इसलिए हम सुरक्षित बच गए। युगाओ ने तुरंत धन्यवाद कहा। बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, फिर रिपोर्ट देने चलेंगे, जिरया ने कहा। युगाओ ने माहौल को समझते हुए ज्यादा सवाल नहीं किए और चुपचाप अपनी चक्र शक्ति वापस पाने लगी। काकाशी भी ध्यान में बैठ गया। इस समय काकाशी खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। पहले स्नो देश में नादारे रोगा के खिलाफ और अब ओरोचिमारू के सामने दोनों बार वह पूरी तरह दब गया था। अगर ओरोचिमारू खेल नहीं रहा होता तो शायद काकाशी मारा जा चुका होता। रणनीति अच्छी होने के बावजूद वह पूर्ण शक्ति के सामने बेकार थी। मुझे और मजबूत बनना होगा, काकाशी ने मन में सोचा, क्योंकि अब उसे अपने नए जीवन में कोनोहा की रक्षा करनी थी। अध्याय 22 हिंदी अनुवाद। तो ओरोचिमारू भागने में सफल हो गया। होकागे के कार्यालय में तीसरे होकागे सेंदाइम, काकाशी और बाकी लोगों की रिपोर्ट सुन रहे थे। इस समय सेंदाइम के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। उन्हें कुछ पछतावा भी था, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें राहत भी महसूस हो रही थी। आखिरकार वह ओरोचिमारू को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, मैं समझ गया। जिरया को छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। एएनबीयू के शिनोबी यह सुनते ही गायब हो गए। बूढ़े आदमी, अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? जिरया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिरया को इस तरह शांत देखकर सेंदाइम थोड़ा हैरान हुए। उन्हें याद था कि जब जिरया ने ओरोचिमारू की गद्दारी की खबर सुनी थी तो वह पागलों की तरह दौड़ पड़े थे। तुम अब शांत लग रहे हो, इतनी जल्दी कैसे संभल गए? सेंदाइम ने पूछा। जिरया ने शांत स्वर में कहा, ओरोचिमारू का अपना रास्ता है। जब मैं उसे रोक नहीं सकता तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हालांकि सेंदाइम समझ रहे थे कि जिरया अंदर से उतने शांत नहीं है जितना वह दिखा रहे हैं। अब आगे क्या करने वाले हो? फिर से दुनिया घूमने जाओगे? बिल्कुल, मुझे अपनी किताब के लिए सामग्री भी तो इकट्ठा करनी है, जिरया हंसते हुए बोले। सेंदाइम ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या तुम यहाँ रुककर मेरी मदद नहीं कर सकते? कोनोहा इस समय कमजोर स्थिति में है। उनके 3 शिष्यों में से तसुनारे टूट चुकी थी और वापस आने को तैयार नहीं थी। ओरोचिमारू भटक चुका था और गांव छोड़ चुका था। अब सिर्फ जिरया ही बचे थे, लेकिन जिरया ने मना कर दिया। माफ कीजिए बूढ़े आदमी, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैं इस तरह बंद कर नहीं रह सकता। सेंदाइम ने गहरी सांस ली। उन्हें पहले से जवाब पता था, फिर भी निराशा हुई। लगता है अब मुझे अपनी बुरी हड्डियों पर ही भरोसा करना पड़ेगा, उन्होंने अकेलेपन के साथ कहा। जिरया ने माहौल हल्का करते हुए कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिनसुके और असुमा बड़े हो गए हैं, वे आपकी मदद करेंगे। शिनसुके कोनोहामारू का दूसरा नाम बताया गया है और वह असुमा का बड़ा भाई है। सेंदाइम हल्का मुस्कुराए। शिनसुके तो ठीक है, लेकिन असुमा तो बस मुझे परेशान करेगा। जिरया हंस पड़े। वह भी विद्रोही उम्र में है, ये सामान्य है। फिर जिरया ने गंभीर होकर कहा, काकाशी भी एक अच्छा विकल्प है। वह भविष्य में कोनोहा का स्तंभ बनेगा। सेंदाइम ने पाइप पीते हुए कहा, मिनटों की मौत के बाद वह सच में बदल गया है। जिरया ने सिर हिलाया। हाँ, अब उसके दिल में कोई अंधेरा नहीं है। उसका भविष्य असीमित है। आपको उसे अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए। ये सेकुमो के लिए भी प्रायश्चित होगा। सेंदाइम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे पता है, कोनोहा के नायक के बेटे के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मैं काकाशी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जिरया ने संतोष से कहा, मुझे यकीन है वह कोनोहा का नया स्तंभ बनेगा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताएगा। सेंदाइम हंसे। ठीक है, लेकिन तुम भी कभी कभी लौटते रहना। जरूर, दोनों हंस पड़े। उधर काकाशी अपने घर लौट चुका था। वह अपने बिस्तर पर बैठा था, माथे पर पसीना था और उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसने आंखें बंद की, उसे तेज से दर्द हो रहा था। उसके शरीर के अंदर 2 आत्माओं की शक्ति टकरा रही थी, एक मूल काकाशी की सफेद और दूसरी नई काकाशी की काली। दोनों आत्माएं अब अंतिम चरण में मिल रही थीं। अगर यह प्रक्रिया सफल हुई तो काकाशी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और वह मंगेक्यो शारिंगन का उपयोग कर पाएगा। लेकिन अगर असफल हुआ तो दोनों की मृत्यु निश्चित थी। ये शक्ति बढ़ाने का मौका भी था और मौत का खतरा भी। उसके शरीर में चक्र बेकाबू हो गया। शारिंगन के 3 टोमो तेजी से घूमने लगे। काकाशी दर्द से चिल्ला उठा। सौभाग्य से घर में कोई नहीं था। धीरे धीरे दोनों आत्माएं एक दूसरे में घुलने लगी, जैसे यिन और यांग का प्रतीक। फिर अचानक वे पूरी तरह एक हो गईं। नई आत्मा न सफेद थी न काली, बल्कि चांदी जैसी थी, ठीक काकाशी के बालों के रंग की तरह। काकाशी को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। अब वह अपने निंजुत्सु को और बेहतर समझ सकता था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। दर्द के कारण बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया था और उसके शरीर से काला पदार्थ निकल रहा था।
कठिनाई से उठते हुए भी उसे अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा था। धीरे से उसने अपनी शारिंगन आँख खोली। 3 टोमो सामान्य दिख रहे थे, लेकिन फिर वे तेजी से घूमने लगे और एक नए पैटर्न में बदल गए। ये था मंगेक्यो शारिंगन। अध्याय 23 हिंदी अनुवाद। कुछ देर तक मंगेक्यो शारिंगन का उपयोग करने के बाद काकाशी ने उसे बंद कर दिया। हालांकि उसने ज़्यादा देर तक इसका उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी चक्र और मानसिक ऊर्जा काफ़ी मात्रा में खर्च हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल कहानी में काकाशी मंगेक्यो का अधिक उपयोग करने के बाद लगभग मर जाता था। मुझे डर है कि सिर्फ चक्र ही नहीं, उसकी मानसिक ऊर्जा भी पूरी तरह खत्म हो जाती थी, जिससे वह बेहोश हो जाता था और मौत के करीब पहुंच जाता था, काकाशी बुदबुदाया। काकाशी ने अपना हेडबैंड पीछे किया और अपने चांदी जैसे बालों को छुआ। इस समय वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वर्तमान स्थिति के अनुसार उसे लगता था कि वह बेहोश होने से पहले सिर्फ एक बार ही कामुई का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभ्यास और समय के साथ वह इसे कई बार उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी मानसिक ऊर्जा और चक्र भी बढ़ेंगे, जिससे वह और मजबूत होगा। एक और बड़ी समस्या ये थी कि वह मंगेक्यो का अभ्यास नहीं कर सकता था। ज़्यादा उपयोग करने पर वह अंधा हो सकता था, इसलिए हर बार इसका उपयोग बहुत कीमती था। जब तक उसे इटर्नल मंगेक्यो या हाशिरामा की कोशिकाएं नहीं मिलती, तब तक उसे इसे बहुत सावधानी से उपयोग करना होगा। अब मंगेक्यो उसके लिए एक गुप्त हथियार बन गया था। काकाशी को विश्वास था कि अगर कोई केच स्तर का विशेषज्ञ भी इसे समय पर नहीं बचा, तो वह कामुई से उसका सिर काट सकता है। इसके बाद 4 चिन्ह सील फिर से प्रकट हुई और शारिंगन को पूरी तरह सील कर दिया। सील होने के बाद काकाशी ने फिर से अपने शरीर में भरपूर चक्र महसूस किया। अब वह सीलिंग और अनसीलिंग में काफ़ी निपुण हो चुका था। चांदनी रात में काकाशी ने अपनी मिलेनियम तलवार निकाली और आंगन में अभ्यास करने लगा। बिना चक्र का उपयोग किए भी उसकी तलवारबाजी बेहद सुंदर लग रही थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि उसकी तलवार तकनीक मूल हटा की शैली से थोड़ी अलग थी, कम आक्रामक और अधिक लचीली। तलवार की गति बढ़ती गई, उसकी परछाइयां बनने लगी और हवा की आवाज़ के साथ दृश्य और भी सुंदर लगने लगा। अगले दिन सुबह काकाशी बहुत जल्दी गाय के घर पहुंचा। संयोग से गाय भी घर से निकलने ही वाला था। काकाशी को देखकर गाय खुश हो गया। काकाशी, तुम्हारा मिशन खत्म हो गया, चलो एक जोशीला मुकाबला करते हैं। काकाशी मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। आज वह गाय के साथ ताइजुत्सु का अभ्यास करना चाहता था। अच्छा, इस बार क्या मुकाबला होगा? गाय उत्साहित होकर बोला। आज हम 7वें प्रशिक्षण मैदान में मुकाबला करेंगे। ठीक है, गाय जोर से चिल्लाया और तुरंत दौड़ पड़ा। काकाशी ने बेबस होकर उसका पीछा किया। सुबह सुबह कोनोहा के लोग 2 आकृतियों को तेजी से दौड़ते हुए देख रहे थे, एक काले कपड़ों में और एक हरे कपड़ों में। हरा कपड़ों वाला व्यक्ति जोर जोर से हंस रहा था, जिससे लोग उसे पागल समझ रहे थे। काकाशी को थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने गाय से दूरी बनाने की कोशिश की। मेरे शाश्वत प्रतिद्वंद्वी, अब मैं अपनी गति बढ़ाऊंगा, गाय चिल्लाया। काकाशी मुस्कुराया। ठीक है, मैं पीछे नहीं रहूंगा। दोनों साथ दौड़ते हुए 7वें प्रशिक्षण मैदान पहुंच गए। ये है युवावस्था, ये तो बराबरी हो गई। अब मुकाबला शुरू करते हैं, गाय ने कहा और तुरंत काकाशी पर हमला कर दिया। काकाशी ने उसका पंच देखा और साइड में हटकर उसे टाल दिया। गाय, तुम्हें पहले मुझे तैयार होने देना चाहिए था। काकाशी, कोई दुश्मन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। काकाशी इसके खिलाफ कुछ नहीं कह पाया। गाय ने तुरंत किक मारी। लीफ विंड। इस बार काकाशी ने बचने की बजाय उसका पैर पकड़ लिया और उसे घुमाकर फेंक दिया। शानदार, लेकिन अब देखो मेरा लीफ स्ट्रॉन्ग विंड। अचानक काकाशी को अपने कान के पास तेज हवा महसूस हुई। एक शक्तिशाली किक लगभग उसे लगने वाली थी। शुनपो। काकाशी तुरंत वहां से गायब हो गया। गाय इधर उधर देखने लगा। काकाशी कहाँ गया? तभी पीछे से आवाज आई, कोनोहा सीक्रेट फिंगर जुत्सु, 1000 साल की मौत। गाय चौंक गया। ये कौन सा ताइजुत्सु है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, काकाशी ने हाथों से टाइगर सील बनाकर उसकी पीठ के निचले हिस्से में उंगलियां घुसा दी। क्या? गाय जोर से चिल्लाया और मजाकिया तरीके से हवा में उछल गया। काकाशी मुस्कुराया और सोचा, ये तकनीक सच में मजबूत है। दूसरी ओर गाय दर्द में होते हुए बोला, काकाशी, ये कौन सी तकनीक है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। 1000 साल की मौत, क्या शानदार नाम है। क्या तुमने इसे खुद बनाया? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुम सच में मेरे शाश्वत प्रतिद्वंद्वी हो। ये युवावस्था है, अब मुझे और मेहनत करनी होगी। गाय और भी उत्साहित हो गया। काकाशी ने सिर पकड़ते हुए कहा, गाय, तुम्हें इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाय अपनी ही दुनिया में खो चुका था। अध्याय 24 हिंदी अनुवाद। गाय को इतना उत्साहित देखकर काकाशी उसे रोकना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह उसे नहीं रोकता तो गाय शायद उसे भूलकर खुद ही अभ्यास शुरू कर देता, यहाँ तक कि भाग भी सकता था। अगर ऐसा होता तो आज की काकाशी की योजना पूरी तरह खराब हो जाती। काकाशी को नहीं पता था कि उसे फिर कब ऐसा खाली समय मिलेगा। आखिरकार ANBU के मिशन कभी भी आ सकते थे, इसलिए उसने गाय को रोकने का फैसला किया। गाय, 1 मिनट रुको। काकाशी की आवाज़ सुनकर गाय होश में आया। अरे काकाशी, तुमने बुलाया? क्या हुआ? गाय के चेहरे को देखकर काकाशी समझ गया कि वह उसे सच में भूल गया था। मैं ये मुकाबला जीत गया हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 8 बार तकनीक सिखाओ। 8 बार तकनीक? गाय थोड़ा हैरान हुआ। काकाशी, ये तकनीक आसान नहीं है। मैंने कई सालों तक अभ्यास किया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 6ठे द्वार तक ही खोल सकता हूँ। इस बार गाय का चेहरा गंभीर था। मुझे पता है, फिर भी मैं इसे सीखना चाहता हूँ, काकाशी ने दृढ़ता से कहा। यह फैसला उसने सोच समझ कर लिया था। 8 द्वार तकनीक न सिर्फ सबसे शक्तिशाली ताइजुत्सु है, बल्कि शरीर को मजबूत बनाने का भी एक तरीका है। अगर शरीर मजबूत नहीं होगा तो इस तकनीक को सीखना संभव नहीं। काकाशी के लिए अपने शरीर को मजबूत करना बहुत जरूरी था। जब मजबूत शरीर और शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा मिलेंगे, तब उसका चक्र भी बहुत बढ़ेगा। उसकी मानसिक ऊर्जा पहले ही 2 आत्माओं के मिलन के कारण बहुत बढ़ चुकी थी।
अब अगर शरीर भी मजबूत हो जाए तो उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा भविष्य में कई दुश्मन ऐसे होंगे जो चक्र को अवशोषित कर सकते हैं, जैसे पेंका प्रेतापात के समय और आगे चलकर ओबिटो और मदारा। उनके खिलाफ ताइजुत्सु ही सबसे बड़ा हथियार होगा। मजबूत शरीर हटाके कबीले की तलवार तकनीक के लिए भी फायदेमंद था। इन सभी कारणों से 8 द्वार तकनीक सीखना उसके लिए बहुत जरूरी था, और कोनोहा में इस तकनीक को सिखाने वाला सिर्फ गाय ही था। उनके रिश्ते को देखते हुए काकाशी को भरोसा था कि गाय उसे सिखाएगा। गाय ने काकाशी के चेहरे की गंभीरता देखी और मुस्कुराया। तुम सच में मेरे शाश्वत प्रतिद्वंद्वी हो। आज से हम साथ में 8 द्वार तकनीक का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद गाय। कोई बात नहीं, लेकिन बदले में तुम मुझे अपनी 1000 साल की मौत तकनीक सिखाना। उसकी ताकत कमाल की है। काकाशी थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि गाय को यह तकनीक पसंद आएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वाह, तुमने सच में एक नई तकनीक बनाई है। काकाशी चुप हो गया। गाय ने कहा, अब मैं तुम्हें 8 द्वार तकनीक का रहस्य बताता हूँ। काकाशी ध्यान से सुनने लगा। 8 द्वार शरीर में चक्र के प्रवाह को सीमित करते हैं। आमतौर पर इंसान अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 20% ही उपयोग कर पाता है, ताकि शरीर को नुकसान न हो। लेकिन अभ्यास से इन सीमाओं को हटाया जा सकता है। इसे द्वार खोलना कहते हैं। अगर कोई 8वां द्वार खोल ले तो उसे अपार शक्ति मिलती है, लेकिन उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। गाय की आवाज़ थोड़ी उदास हो गई। मेरे पिता ने 8वां द्वार खोला था और 7 तलवारबाजों से लड़कर 4 को मार गिराया, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु हो गई। काकाशी ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि यह गाय के लिए एक दर्दनाक याद है। कुछ देर बाद गाय फिर सामान्य हुआ। 8 द्वार हैं: ओपनिंग, हीलिंग, लाइफ, पेन, लिमिट, व्यू, वंडर और डेथ। पहले 3 द्वार शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ओपनिंग द्वार दिमाग की सीमा हटाकर शरीर की पूरी क्षमता को खोलता है। हीलिंग द्वार ताकत बढ़ाता है और थकान को जल्दी दूर करता है। लाइफ द्वार शरीर को लाल कर देता है, आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं, नसें उभर आती हैं और शरीर से हरी आभा निकलती है। पेन द्वार गति और शक्ति को और बढ़ाता है, लेकिन मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये 4 द्वार अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, लेकिन 5वां द्वार लिमिट बहुत खतरनाक है। गलत उपयोग से गंभीर चोट लग सकती है। काकाशी ध्यान से सब समझ गया। कम से कम पहले 3 द्वार वह बिना ज्यादा नुकसान के उपयोग कर सकता था। यह उसके लिए बड़ी ताकत बढ़ाने वाला था। काकाशी, क्या तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। गाय हैरान रह गया। क्या? सिर्फ एक बार सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सच में मेरे शाश्वत प्रतिद्वंद्वी हो। काकाशी मुस्कुराया। ठीक है, अब अभ्यास शुरू करते हैं। हाँ, काकाशी खुश था। अब वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताइजुत्सु तकनीक सीखने वाला था। अध्याय 25 हिंदी अनुवाद। 7वें प्रशिक्षण मैदान में काकाशी और गाय एक ही तरह का अभ्यास कर रहे थे। अरे काकाशी, बस 100 और बाकी हैं। गाय भी ऊर्जा से भरा हुआ था और जोर से चिल्ला रहा था। दोनों लगातार पुशअप्स कर रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि लोगों को सिर्फ उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। उनके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और जमीन भी पसीने से गीली हो गई थी। हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के कारण उनके शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। आखिरकार हमने 10,000 पुशअप्स पूरे कर लिए। गाय चिल्लाया और खुशी से उछल पड़ा। काकाशी भी खड़ा हुआ, लेकिन उसके हाथ हल्के काम रहे थे और उसका शरीर थकान से भरा हुआ था। काकाशी, अब तुम्हें 8 द्वार तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हारी थकान जल्दी खत्म होगी और शरीर मजबूत होगा। गाय ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। काकाशी ने थके हुए सिर हिलाया। उसकी सहनशक्ति गाय जितनी नहीं थी। 10,000 पुशअप्स ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। उसने आंखें बंद की और अपने शरीर में चक्र को महसूस किया। फिर उसने 8 द्वार तकनीक के अनुसार चक्र को चलाना शुरू किया। चक्र ने शरीर की कोशिकाओं को एक खास तरीके से पोषण देना शुरू किया। एक अनोखी ताजगी की भावना से काकाशी लगभग करा उठा। उसके शरीर का चक्र लगातार खर्च हो रहा था, लेकिन कोशिकाओं की भूख धीरे धीरे कम हो रही थी। यह अनुभव ऐसा था जैसे पानी बर्फ में बदल रहा हो, अद्भुत और अलग। कुछ देर बाद काकाशी ने आंख खोली। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों थे। उसने अपने हाथों को देखा। थकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। क्या इसका प्रभाव सच में इतना अच्छा है? काकाशी, कैसा महसूस हो रहा है? गाय ने पूछा। बहुत अच्छा, असर भी काफी अच्छा है। गाय ने समझाया। शुरुआत में इसका असर सबसे ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए चिंता मत करना। काकाशी ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह तकनीक आसान नहीं है। अगर यह इतनी आसान होती तो हर कोई इसे सीख लेता। नेजी और टेंटेन जैसे लोग भी इसे नहीं सीख पाए थे, क्योंकि यह कठिन और कष्टदायक है। रॉकली ने कम समय में 5वां द्वार खोल लिया था, लेकिन उसके बाद प्रगति धीमी हो गई। गाय को इस तकनीक में महारत हासिल करने में 20 साल लगे थे। काकाशी ने सोचा, उसके पास समय है। कहानी शुरू होने तक उसके पास लगभग 12 साल हैं। वह कम से कम 6ठे द्वार तक पहुंच सकता है। लेकिन काकाशी सिर्फ ताइजुत्सु पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसकी निंजुत्सु प्रतिभा बहुत बड़ी थी। उसे नजरअंदाज करना बेकार होता, और 8वां द्वार खोलने का मतलब मृत्यु था। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह निंजुत्सु, तलवारबाजी और 8 द्वार तकनीक तीनों का संतुलन रखेगा। जहाँ तक जैनिजुत्सु का सवाल है, उसे इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी। उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी। सामान्य जैनिजुत्सु उस पर असर नहीं करते थे। शारिंगन के साथ वह और भी सुरक्षित था। हालांकि तसुकुयोमी जैसी शक्तिशाली जैनिजुत्सु से बचना कठिन था, लेकिन मंगेक्यो होने के कारण उसे विश्वास था कि वह इसका सामना कर सकता है। जहाँ तक कोटोमा त्सुकामी का सवाल है, वह उससे बच नहीं सकता था। लेकिन फिलहाल उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शिजुए और इताची अभी अकादमी में थे। धन्यवाद गाय, काकाशी ने दिल से कहा। जब वह इस दुनिया में आया था तो गाय ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। चाहे साथ में अभ्यास करना हो या 8 द्वार तकनीक सिखाना, गाय ने हमेशा बिना स्वार्थ के मदद की। इससे काकाशी बहुत प्रभावित हुआ।
अगर कोई और होता तो शायद गाय इतना उदार नहीं होता, लेकिन काकाशी के लिए वह एक सच्चा दोस्त था। काकाशी को थोड़ा अपराध बोध भी हुआ क्योंकि शुरुआत में उसने गाय का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह इस दोस्ती को दिल से मानता था। मैं तुम्हें कभी भी भविष्य में अपंग नहीं होने दूंगा, काकाशी ने मन ही मन कसम खाई। गाय उसकी इस दुनिया में पहली सच्ची दोस्ती था। अरे काकाशी, इतना औपचारिक मत बनो। अगर सच में धन्यवाद कहना है तो मेरे साथ एक और मुकाबला करो। गाय ने कहा, ठीक है। काकाशी मुस्कुराया। वाह, यही है युवावस्था। गाय जोर से हंसा। डूबते सूरज के नीचे दोनों फिर से भिड़ गए। लेफ्ट स्ट्रॉन्ग विल विन। हियर इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर यू शेयर्ड। अध्याय 26, चैप्टर 26। काकाशी, तुम्हारा आराम कैसा रहा? होकागे के ऑफिस में सांदाई तीसरे होकागे ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह साफ तौर पर अच्छे मूड में थे। ठीक था। क्या आज कोई मिशन है? हाँ, तुम्हें पता है कि अभी गांव में मैन पावर की बहुत कमी है, इसलिए तुम्हें काफ़ी मिशन पूरे करने होंगे। मैं समझता हूँ। सांदाइम ने सिर हिलाया और एक स्क्रॉल काकाशी की ओर फेंकते हुए कहा, यह एक प्रोटेक्शन मिशन है। जिस व्यक्ति की रक्षा करनी है वह एक व्यापारी है। उसे आग की धरती लैंड ऑफ फायर से हवा की धरती लैंड ऑफ विंड तक सामान भेजना है। लैंड ऑफ विंड। काकाशी थोड़ा चौंक गया। हाँ, हालांकि हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अभी वहाँ कुछ समस्याएं हैं, इसलिए स्थिति सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ? काकाशी ने पूछा। एक पूंछ वाला जिंचुरिकी बुनपोको मरने वाला है। सुनागाकुरे में नए जिंचुरिकी की तलाश चल रही है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा कड़ी कर दी है। अच्छा, ऐसा है। काकाशी ने सोचा, तो अभी दिसंबर चल रहा है। मुझे याद है कि गारा का जन्म जनवरी में हुआ था, यानी 1 महीने बाद शिकागो को उसमें सील किया जाएगा। सांदाइम बोले, तुम्हें सावधानी से जाना होगा और वहाँ कोई अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करनी। समझ गया। मिशन की जानकारी स्क्रॉल में है। ध्यान रखना और जल्दी लौटना, गाँव को तुम्हारी जरूरत है। जी होकागे सामा। ये कहकर काकाशी वहाँ से गायब हो गया। काकाशी घर लौटकर स्क्रॉल पढ़ने लगा। यह एक ए रैंक मिशन है। व्यापारी का नाम रेयुगा है। उसे कारवां के साथ लंबी यात्रा करनी है, जिसमें लगभग 1 महीना लगेगा। सामान महंगा धातु रेयर मेटल है और रास्ते में टी कंट्री और ओचाकाकुरे नाम का छोटा निंजा गांव आता है। काकाशी ने सोचा, क्या ओचाकाकुरे के शिनोबी इस पर नजर रख रहे हैं? लेकिन एक व्यापारी ए रैंक मिशन क्यों देगा? वह बेवजह ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसे पहले से खतरे का पता है। तो रेयुगा कोई साधारण आदमी नहीं है। काकाशी ने तय किया कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन अब उसके पास एक गेट टेक्निक और मंगेक्यो शिरिंगन कमुइक है। जब तक कोई कागे लेवल का दुश्मन नहीं आता, मैं संभाल सकता हूँ, और अगर आया भी तो मैं भाग सकता हूँ। अगले दिन काकाशी तैयारी करके गांव से निकल गया। वह तेजी से दौड़ते हुए शाम तक उस जगह पहुंचा जहां कारवां इंतजार कर रहा था। काकाशी ने रेयुगा को एक पब में देखा। वह लगभग 30 साल का आदमी था, 1.7 मीटर लंबा, सफेद ग्रे कपड़ों में और आराम से साशिमी खाते हुए साके पी रहा था। काकाशी उसके पास बैठ गया। रेयुगा ने बिना चौंके कहा, क्या तुम कोनोहा के शिनोबी हो? हाँ, और आप ही रेयुगा हैं? हाँ, मुझे हैरानी है कि इतना युवा शिनोबी भेजा गया है। तुम जरूर कोई जीनियस हो। काकाशी ने सोचा, यह आदमी साधारण नहीं है, कोई आम व्यक्ति मुझे देखकर शक करता। धन्यवाद। रेयुगा ने पूछा, क्या तुम साके पियोगे? माफ कीजिए, मैं मिशन के दौरान नहीं पीता। अफसोस, यहाँ की साके बहुत अच्छी है। काकाशी थोड़ा सतर्क हो गया। यह मिशन जितना दिख रहा है उससे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डरने के बजाय वह उत्साहित था। मिलेनियम तलवार, इस बार तुम्हारा शिकार कौन होगा? अध्याय 27, हिंदी अनुवाद। ठीक है शिनोबी सामा, आप यहाँ तक आकर थक गए होंगे। पहले मेरे सराय में चलकर आराम कर लेते हैं। हम कल रवाना होंगे। रेयुगा ने अपनी साके का आखिरी घूंट पिया और खड़ा हो गया। फिर उसने काकाशी को भी साथ चलने के लिए कहा। काकाशी को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उसे थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन पहले काम करना ज्यादा जरूरी था। रेयुगा के पीछे चलते हुए काकाशी को जल्दी ही कुछ अजीब लगा। ये रेयुगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक शिनोबी था। हालांकि वह अपने चक्र को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाल ढाल से काकाशी समझ गया कि वह एक शिनोबी है और उसकी ताकत भी कम नहीं है। लगता था कि वह एक जोनिन स्तर का है। फिर भी काकाशी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर चलने के बाद वे एक छोटे सराय में पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि यह रेयुगा ने पहले से बुक कर रखा था। दरवाजे पर 2 लोग पहरा दे रहे थे। रेयुगा सान, आप आ गए। दोनों पहरेदारों ने सम्मान से कहा। अच्छा काम किया तुम दोनों ने। ये शिनोबी सामा है जो कल से हमारी सुरक्षा करेंगे। रेयुगा ने काकाशी की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों पहरेदारों ने काकाशी को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। रेयुगा सान, क्या ये शिनोबी बहुत छोटा नहीं है? चिंता मत करो, कोनोहा ने इन्हें भेजा है तो ये इस मिशन के लिए योग्य हैं। रेयुगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काकाशी हैरान था, रेयुगा को उस पर इतना भरोसा क्यों था? क्या वह उसे पहले से जानता था? दोनों पहरेदार चुप हो गए और रास्ता दे दिया। शिनोबी सामा, अंदर आइए। काकाशी ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर बैठने के बाद काकाशी ने कहा, रेयुगा सान, मैंने स्क्रॉल में मिशन की जानकारी देखी है, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। यह मिशन विन देश के एक गांव तक कारवां की रक्षा करना है, सही? हाँ, तो ये बी रैंक मिशन होना चाहिए। आपने इसे ए रैंक क्यों बनाया? क्या आपको पता है कि शिनोबी हमला करेंगे? काकाशी की आंखों में ठंडा बना गया। रेयुगा मुस्कुराया। आप क्या सोचते हैं शिनोबी सामा? काकाशी गंभीर हो गया। अगर आप कोनोहा के शिनोबी को नियुक्त करते हैं तो आपको सच्चाई बतानी चाहिए, वरना मैं मिशन छोड़ सकता हूँ। रेयुगा ने आंख भरी। जैसा कि उम्मीद थी, शारिंगन वाले काकाशी की नज़र बहुत तेज है। काकाशी चौंक गया। तुम मुझे जानते हो? चांदी जैसे बाल, मास्क और कम उम्र कोनोहा में सिर्फ हाटा के काकाशी ही ऐसा है। काकाशी सतर्क हो गया। तो तुम सच में शिनोबी हो? हाँ, पहले था, अब नहीं हूँ। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? रेयुगा ने जवाब दिया, मेरा असली उद्देश्य वही है, कारवां को विन देश तक पहुँचाना।
मैं पहले शिनोबी था, मेरे पास दुर्लभ धातु है जिस पर छोटे शिनोबी गांव की नज़र है। काकाशी ने तुरंत कहा। ओचाकाकुरे, रयुगा हैरान हुआ। तुम जानते हो? हाँ, रयुगा ने आगे बताया। मैंने एक बार ओचाकाकुरे के घायल शिनोबी की मदद की थी, लेकिन उसने कृतज्ञ होने के बजाय मेरे सामान की खबर फैला दी। मैंने उसे मार दिया, लेकिन खबर फैल चुकी थी। काकाशी चुप रहा, उसे लगा कुछ बातें सच हैं, कुछ नहीं। अगर वे आए तो पूरी ताकत से आएंगे, इसलिए मैंने कोनोहा से मदद मांगी। काकाशी ने अंत में कहा। ठीक है, मैं इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रयुगा संतोष दिखा। अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ, कल मिलने पर निकलेंगे। ठीक है, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। काकाशी ने अपना कमरा देखा, फिर बाहर जाकर खाना खाया। वह भूखा था। दूसरी ओर रयुगा अपने कमरे में सोच रहा था। इस बार हटा के काकाशी आया है, भले ही वह छोटा है लेकिन उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वह खिड़की खोलकर आसमान की ओर देखने लगा। ओचाकाकुरे, हमारे बीच की दुश्मनी अब खत्म होगी। उसकी आवाज़ में पुरानी यादें और नफरत दोनों थीं। काकाशी खाना खाकर वापस आया। आज उसने अभ्यास नहीं किया। कल मिशन शुरू होना था, इसलिए उसे अपनी हालत बेहतर रखनी थी। थकान मिशन को प्रभावित कर सकती थी और उसकी जान भी ले सकती थी। मिशन का पहला उद्देश्य पैसा कमाना है, दूसरा अनुभव हासिल करना। वास्तविक लड़ाई का अनुभव अभ्यास को और प्रभावी बनाता है। अगर जीवन मरण की स्थिति हो तो बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है, जरा सी गलती और मौत। अध्याय 28 हिंदी अनुवाद। रयुगा और ओचाकाकुरे के बीच असली संबंध क्या है? काकाशी मोहे सिकोड़कर सोच रहा था, लेकिन उसके पास बहुत कम सुराग थे, इसलिए वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। लेकिन एक बात तय थी, दोनों के बीच का रिश्ता इतना सरल नहीं था। जब उसने ओचाकाकुरे का नाम लिया था तो रयुगा के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया था। हालांकि उसने तुरंत उसे छिपा लिया, लेकिन काकाशी की नज़र से वह बच नहीं पाया, क्योंकि काकाशी पूरी तरह ध्यान से उसे देख रहा था। काकाशी समझ गया था कि इस मिशन में आगे जाकर बड़ी लड़ाई हो सकती है। आखिरकार रयुगा खुद एक जोनिन स्तर का शिनोबी था। अगर उसे ओचाकाकुरे की ताकत का अंदाजा न होता तो वह ऐसा मिशन नहीं लेता। काकाशी के ज्ञान के अनुसार ओचाकाकुरे में ज़्यादा शिनोबी नहीं थे, लगभग 100 के आसपास। उनमें सिर्फ 3 जोनिन, 10 से कम जूनिन और बाकी सभी जैनिन थे। ऐसी स्थिति में एक जोनिन द्वारा सुरक्षित कारवां को लूटना उनके लिए फायदेमंद नहीं था। उन्हें कम से कम 2 जोनिन की जरूरत होती सफलता के लिए। हालांकि अगर उनका जोनिन बहुत शक्तिशाली हो तो एक भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन ओचाकाकुरे एक छोटा और कमजोर गांव था, उनके जोनिन ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इसका मतलब था कुछ और बात है जो काकाशी अभी नहीं समझ पाया। काकाशी ने अपनी मिलेनियम तलवार निकाली और सफ़ेद कपड़े से साफ करने लगा। यह उसकी आदत बन चुकी थी। ये तलवार उसके साथ लगभग 1 महीने से थी और अभी तक उसने सिर्फ ओरोचिमारू का खून चखा था। लेकिन इस बार शायद इसे फिर से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। काकाशी सोच रहा था, मिफुने ने तलवार पर विश्वास का क्या मतलब बताया था? क्या तलवार खींचने का कारण साथियों की रक्षा करना है, या खुद की रक्षा करना, या दोनों? वह इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन एक बात साफ थी, वह अपनी ताकत बढ़ा रहा था ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। कुछ देर बाद उसने सोचना बंद किया। थोड़ी देर सीलिंग तकनीक का अभ्यास करने के बाद वह सो गया। कल मिशन शुरू होना था, इसलिए उसे पूरी तरह आराम करना जरूरी था। अगली सुबह जल्दी काकाशी उठ गया। रयुगा का कारवां तैयार था और सामान लादा जा रहा था। रयुगा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, काकाशी सान, नींद कैसी रही? अच्छी थी, धन्यवाद। अच्छा है, पहले नाश्ता कर लो फिर हम निकलेंगे। ठीक है। नाश्ते के बाद कारवां विंदेश की ओर चल पड़ा। काकाशी पूरे रास्ते सतर्क रहा। यह उसका पहला ऐसा मिशन था, इसलिए वह हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। वह हर मौके को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ऊपर से देखने पर वह सामान के बक्से पर बैठा आंखें बंद किए लगता था, लेकिन असल में वह अपने संवेदन परसेप्शन का अभ्यास कर रहा था। हर 5 मिनट में वह थोड़ा चक्कर छोड़कर आसपास की चीज़ों को महसूस करता। हालांकि उसे कोई खास तकनीक नहीं आती थी, इसलिए उसकी सीमा सिर्फ लगभग 10 मीटर थी। ये दूरी आंखों से भी देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उपयोगी थी। वह धीरे धीरे इस सीमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कम मात्रा में चक्र छोड़ने से उसकी स्थिति पर असर नहीं पड़ता था और उसका चक्र नियंत्रण भी बेहतर हो रहा था। काकाशी पहले ही पेड़ पर चलना और पानी पर खड़े रहना सीख चुका था, इसलिए अब उसे नए तरीके खोजने थे अभ्यास के लिए। चक्र नियंत्रण बहुत जरूरी था। चाहे निंजुत्सु हो, मेडिकल निंजुत्सु हो या सीलिंग तकनीक, सब में इसकी जरूरत होती है। साथ ही काकाशी प्राकृतिक ऊर्जा सेंजुत्सु चक्र को महसूस करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। माउंट योबोकू के विशेष तेल के बिना यह लगभग असंभव था, और अगर वह इसे महसूस भी कर ले तो बिना जानकारी के उसे अवशोषित करना खतरनाक हो सकता था। ऐसे ही अभ्यास करते हुए कई दिन बीत गए। आखिरकार वे फायर देश की सीमा तक पहुंच गए। सब लोग तेज चलो, इस जंगल को पार करते ही हम विन देश में पहुंच जाएंगे, रयुगा ने जोर से कहा। फिर वह काकाशी के पास आया और धीरे से बोला, काकाशी सान, आगे का इलाका घात के लिए सही है, हमें सावधान रहना होगा। काकाशी ने उसकी ओर देखा। इन कुछ दिनों में काकाशी को रयुगा के प्रति अच्छा भाव हो गया था। वह विनम्र और समझदार था। लेकिन काकाशी ने कहा, रयुगा सान, मुझे पता है कि यह मिशन इतना सरल नहीं है, और आपका उद्देश्य भी सीधा नहीं है। रयुगा चौंक गया। क्या मतलब? काकाशी ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं सही हूँ तो आपका असली उद्देश्य उन ओचाकाकुरे के शिनोबी को खत्म करना है जो आपके सामान को लूटना चाहते हैं। रयुगा पूरी तरह चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? काकाशी ने समझाया, पिछले कुछ दिनों में भी घात के मौके थे, लेकिन आप शांत थे। लेकिन अब आप अचानक तनाव में हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि वे अब हमला करेंगे। यानी आपके पास वहाँ कोई जासूस है। रयुगा चुप रहा। काकाशी ने आगे कहा, इस बार मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन आगे ऐसा मत करना। कोनोहा के शिनोबी आपके बदले के साधन नहीं है। रयुगा ने गहरी सांस ली।
काकाशी सान, तुम सच में अद्भुत हो, इतने कम सुराग से सब समझ लिया। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन कोनोहा ऐसा मिशन स्वीकार नहीं करता, और अगर करता भी तो मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। काकाशी ने सिर हिलाया, उसे पता था कि कोनोहा सीधे किसी दूसरे शिनोबी गांव पर हमला नहीं कर सकता। ये युद्ध का कारण बन सकता था, और अभी कोनोहा कमजोर स्थिति में था, लेकिन अगर मिशन के दौरान कोई दुश्मन हमला करे तो उसे मारना पूरी तरह उचित था। अध्याय 29 हिंदी अनुवाद। वाकई ये रेयुगा बहुत चालाक था। काकाशी ने सोचा था कि मिशन का रैंक ज्यादा है, लेकिन अब लग रहा था कि असल में कम आंका गया है। तुम्हारे जासूस से क्या जानकारी मिली है? इस बार कितने लोग आए हैं? काकाशी ने पूछा। 2 जोनिन और 5 चूनिन। ये सुनकर काकाशी अंदर से थोड़ा चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। काकाशी की शांति देखकर रेयुगा भी हैरान था। इतनी कम उम्र में इतना धैर्य, ये सच में असामान्य था। 2 जोनिन और 5 चूनिन, इसका मतलब था कि ओचाकाकुरे ने अपनी आधी से ज्यादा ताकत भेज दी थी। स्पष्ट था कि उनका लक्ष्य सिर्फ दुर्लभ धातु नहीं था, वे रेयुगा को भी जानते थे। तुम्हारा जासूस चूनिन है? काकाशी ने पूछा। हाँ, वह उन्हीं 5 चूनिन में से एक है। मैंने उसे गुप्त रूप से तैयार किया था। तो तुम ओचाकाकुरे के शिनोबी थे? काकाशी ने कहा। रेयुगा चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? काकाशी ने शांत स्वर में समझाया। अगर कोई बाहरी शिनोबी गांव में शामिल होता है तो उसे कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और पास होने के बाद भी उसे महत्वपूर्ण मिशन नहीं दिए जाते। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, 2 जोनिन शामिल हैं, इसलिए वह चूनिन बाहरी नहीं हो सकता, और किसी को अपना विश्वासी बनाने के लिए तुम्हें अंदर से ही होना पड़ेगा। इसलिए तुम ओचाकाकुरे के ही शिनोबी थे। रेयुगा पसीना पोंछते हुए चुप रहा। काकाशी ने आगे कहा। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारा गांव से विवाद हुआ। तुम जोनिन स्तर के हो, यानी गांव के मुख्य स्तंभ थे। अगर तुमने गांव छोड़ा तो जरूर कोई बड़ा मतभेद हुआ होगा। शायद बाकी जोनिन ने मिलकर तुम्हें हटाने की कोशिश की। और क्या उन्होंने तुम्हारे परिवार को मार दिया? ये सुनकर रेयुगा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतने कम सुराग से इतनी सटीक बात, ये सच में डराने वाला था। काकाशी ने कहा। तुम्हारे चेहरे से साफ है कि मैं सही हूँ। इस दुनिया में ऐसी नफरत आम बात है। रेयुगा ने गहरी सांस ली और कहा। काकाशी सान, तुम सच में जीनियस हो। हाँ, मैं ओचाकाकुरे का जोनिन था। कुछ समय पहले बाकी 2 जोनिन ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं बच गया, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे मारे गए। मैं इस नफरत को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अकेले उन दोनों को नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। काकाशी ने कहा। ये तुम्हारा बदला है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। रेयुगा घबरा गया। काकाशी सान, कृपया, अगर मैं सफल हुआ तो मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। काकाशी ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा। मेरा मिशन है कारवां और सामान की रक्षा करना। अगर कोई शिनोबी हमला करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। ये कहकर काकाशी दूसरी गाड़ी पर जाकर बैठ गया। रेयुगा के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि काकाशी ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की बात मान ली थी। काकाशी मन ही मन सोच रहा था। मैंने अपने शारिंगन से देखा, उसका चक्र सामान्य था, यानी वह झूठ नहीं बोल रहा। मैं मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन एक जोनिन की वफादारी एक बड़ी चीज है, और अगर दुश्मन के दोनों जोनिन मर गए तो ओचाकाकुरे फिर भी नए शिनोबी तैयार कर सकता है। काकाशी ने अपनी योजना तय कर ली। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अपना नेटवर्क भी जरूरी होता है। कोनोहा में वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन बाहर ये संभव था। अब अगला कदम है लड़ाई की तैयारी। काकाशी ने चुपचाप बैठकर अपना चक्र संतुलित किया और खुद को पूरी तरह तैयार किया। कारवां धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पक्षियों और कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। अचानक काकाशी चिल्लाया। सब लोग रुक जाओ, सावधान रहो, घात है। कारवां तुरंत रुक गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतनी तेज हत्या की भावना थी कि एक जैनिन भी इसे महसूस कर सकता था, और काकाशी तो जीनियस था। दुश्मन छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। कुछ ही पलों में वे पेड़ों के पीछे से बाहर आ गए। 2 जोनिन और 5 चूनिन, उन्होंने कारवां को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक ने कहा। ये छोटा लड़का कौन है? इसकी संवेदन शक्ति काफी तेज है। रेयुगा, तुमने यह मददगार कहाँ से ढूंढा? अध्याय 30 हिंदी अनुवाद। इस समय काकाशी ने अपनी कोनोहा की हेयरबैंड नहीं पहनी थी, ताकि उसकी पहचान उजागर न हो, इसलिए घात लगाकर बैठे शिनोबी उसे पहचान नहीं पाए। केंजी, तुम कमीने, अब सामने आने की हिम्मत कर रहे हो? रेयुगा ने गुस्से से उस आदमी की ओर देखा जिसने अभी बात की थी। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिख रहा था। अरे रेयुगा, गुस्सा हो? क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मारा था तब तो वे गुस्सा नहीं हुए थे। वे तो खुशी खुशी मेरा स्वागत कर रहे थे, और फिर मैंने उन्हें खुशी खुशी मौत के घाट उतार दिया। केंजी जोर जोर से हंसने लगा, जैसे ये कोई मजेदार बात हो। रेयुगा ने मुठ्ठियां भींच ली और दांत किटकिटाने लगा। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। काकाशी ने ठंडी नजर से केंजी को देखा। ऐसे घटिया इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। काकाशी ने मन ही मन तय कर लिया, वह इस जोनिन केंजी को जरूर मारेगा। केंजी, उससे बातें करना बंद करो, जल्दी खत्म करते हैं। केंजी के पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा। यामाजाकी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? रेयुगा अकेला है, हम दोनों मिलकर उसे आसानी से मार देंगे। यामाजाकी ने कंधे उठाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। रेयुगा, मरने से पहले कुछ कहना है तो कह लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। केंजी ने हंसते हुए कहा। क्या तुम सोचते हो कि कारवां के साथ चिपकर हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे? तुम बहुत बुरे हो। रेयुगा चिल्लाया। केंजी, यामाजाकी, हम बचपन से साथ थे, एक टीम में थे, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तीनों के बीच पहले बहुत अच्छा रिश्ता था। उनकी प्रतिभा भी समान थी, और वे लगभग एक ही समय पर जोनिन बने थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन एक महीने पहले अचानक दोनों ने रेयुगा पर हमला कर दिया। धोखे से टूटकर वह किसी तरह बच निकला। घर पहुंचने पर उसने देखा उसकी पत्नी और बच्चे जहर देकर मारे जा चुके थे। उस समय शांत स्वभाव वाला रेयुगा भी क्रोध से भर गया, लेकिन उसने तुरंत बदला नहीं लिया।
उसने योजना बनाई और गांव छोड़ दिया। केंजी और यामाजाकी को लगा कि रयुगा डरकर भाग गया है, लेकिन असल में वह बदले की तैयारी कर रहा था। आज जो चुनिन उनके साथ आए थे वे दोनों के वफादार थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनमें से एक रयुगा का गुप्त सहयोगी भी है। असल में उस चुनिन का रयुगा से पहले ज़्यादा संबंध नहीं था, लेकिन रयुगा ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने वफादारी चुनी। वह केंजी और यामाजाकी के तरीके पसंद नहीं करता था। उसे रयुगा जैसा शांत और दयालु नेता बेहतर लगा। कुछ लोग अपने करीबी दोस्तों के खिलाफ भी साजिश करते हैं और कुछ लोग एहसान मानते हैं। रयुगा के सवाल पर दोनों हंस पड़े। रयुगा, तुम सच में बेवकूफ़ हो। हमने तुम्हें कभी दोस्त माना ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगा कि हर खतरनाक मिशन में हमेशा तुम ही आगे रहते थे? ये सुनकर रयुगा को सब समझ आ गया। हर बार वह ज़्यादा घायल क्यों होता था, हर बार उसे कम इनाम क्यों मिलता था, वे दोनों हमेशा साथ क्यों रहते थे। सब कुछ अब साफ हो गया। क्यों तुमने झूठ बोलना जारी क्यों नहीं रखा? रयुगा ने गुस्से से पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास एक सीक्रेट स्क्रॉल है और तुमने हमें नहीं बताया, इसलिए हमने तुम्हें मारने का फैसला किया। स्क्रॉल? रयुगा हैरान था। वही जो हमें पुराने खंडहर में मिला था। वह तो खाली था। तुमने भी देखा था? खाली? क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ़ हैं? तुमने असली जानकारी याद कर ली और स्क्रॉल मिटा दिया। केंजी गुस्से से बोला। तो तुमने सिर्फ इस शक के कारण मेरे परिवार को मार दिया? रयुगा विश्वास नहीं कर पा रहा था। बहुत नाटक मत करो, स्क्रॉल दे दो और राज बता दो, वरना तुम्हें बिना दफनाए मार देंगे। अब रयुगा न गुस्से में था न दुखी। वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, अब समझ आया। मैं सच में मूर्ख था। इतने साल धोखा खाता रहा। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज या तो तुम मरोगे या मैं। रयुगा लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी काकाशी उसके पास आकर बोला। रयुगा, तुम चुनिन संभालो, मैं दोनों जोनिन से लड़ूंगा। उन्हें खत्म करके मेरी मदद करने आना। रयुगा चौंका। काकाशी सान, क्या तुम्हें मुश्किल नहीं होगी? वे दोनों कमजोर नहीं हैं। काकाशी शांत स्वर में बोला। चिंता मत करो, तुम बस लड़ाई के लिए तैयार रहो। काकाशी का आत्मविश्वास देखकर रयुगा ने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया वह जल्दी से चुनिन को खत्म करेगा और काकाशी की मदद करेगा। ये रहा चैप्टर 31 का आसान और साफ हिंदी अनुवाद। अध्याय 31 हिंदी ट्रांसलेशन। काकाशी इन दोनों जोनिन से लड़ना चाहता था। इसके दो कारण थे। पहला, वह देखना चाहता था कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी बड़ी है। दूसरा, उसे नहीं पता था कि चुनिन में कौन जासूस है, इसलिए वह किसी को गलती से घायल नहीं करना चाहता था। काकाशी ने कंजी और यामाजाकी की ओर गंभीर नज़र से देखा। वह जानता था कि ये दोनों जोनिन कमजोर नहीं है। उसने अपने बाएं आंख को छुआ। उस पर 4 चिन्हों की सील अभी भी सही थी, जिससे उसका शेरिंगन बंद था। इस बार वह शेरिंगन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। पहले उसके दुश्मन बहुत ताकतवर थे, इसलिए उसे मजबूरी में शेरिंगन खोलना पड़ा था। लेकिन अब ये दुश्मन ओरोचिमारू जितने खतरनाक नहीं थे, इसलिए वह बिना शेरिंगन के लड़ना चाहता था। उसकी ताकत के 3 मुख्य आधार थे। तलवारबाजी, अनिश्चित अनप्रेडिक्टेबल निंजुत्सु, तेज शुनपो तेज मूवमेंट तकनीक। इन तीनों के साथ काकाशी को पूरा भरोसा था कि वह इन दोनों जोनिन को हरा सकता है। उसने अपने हाथ से मिलेनियम तलवार पकड़ी, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। कंजी और यामाजाकी नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि रयुगा खुद चुनिन से लड़ रहा है और काकाशी को उनके सामने छोड़ दिया है। कंजी ताने मारते हुए। रयुगा, तुम गए हो, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं, एक बच्चे को भेज दिया। रयुगा ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह खुद 5 चुनिन से लड़ रहा था। अब दोनों जोनिन काकाशी की ओर मुड़े। कंजी, छोटे बच्चे, तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम्हें हम दोनों से लड़ना पड़ेगा। रयुगा तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उससे पहले तुम मर जाओगे। काकाशी हल्का सा हंसा और बोला। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि रयुगा मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को पहले ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दोनों गुस्से से भर गए। लड़ाई शुरू। शुनपो। काकाशी अचानक गायब हो गया और पलक झपकते ही कंजी के सामने पहुंच गया। स्वॉर्ड अटैक। कंजी ने किसी तरह प्रतिक्रिया दी, लेकिन देर हो चुकी थी। काकाशी की तलवार ने उसके सीने को काट दिया, खून निकल आया। हालांकि आखिरी पल में कंजी थोड़ा बच गया, इसलिए घाव गहरा नहीं था। काकाशी ने तलवार से खून चाटा और थोड़ा अफसोस जताया। अगर मैं थोड़ा और तेज होता तो ये मर चुका होता। कंजी गुस्से में। तू घटिया बच्चा। उसने अपने घाव को दबाया, लेकिन वह ज्यादा घायल नहीं हुआ था। यामाजाकी उसके पास आया। तुम ठीक हो? कंजी, हाँ, बस छोटा सा घाव है, इसकी स्पीड तेज है, बस ध्यान रखना होगा। काकाशी शांत खड़ा रहा, बिना ध्यान हटाए। कंजी और गुस्से में आ गया। कंजी, यामाजाकी तुम मत आना, इसे मैं अकेले मारूंगा। यामाजाकी थोड़ा शक में था, क्योंकि अब वह समझ गया था कि काकाशी साधारण बच्चा नहीं है। लेकिन कंजी गुस्से में अकेले ही हमला कर बैठा। क्लोज कॉम्बैट। दोनों आमने सामने भिड़ गए। कंजी का ताइजुत्सु अच्छा था, लेकिन काकाशी के सामने काफी नहीं था। कुछ देर की लड़ाई के बाद टक्कर काकाशी ने मौका देखा और कंजी के सीने पर जोरदार किक मारी। कंजी पीछे उछल गया। यामाजाकी तुरंत उसे पकड़ने दौड़ा। तभी काकाशी ने शांत आवाज में कहा, 1 मिनट पूरा हो गया। ये बात कंजी और यामाजाकी को बहुत चुभी। कंजी गुस्से में, ये घटिया बच्चा। अब वह समझ चुका था, काकाशी कोई साधारण लड़का नहीं है। कंजी सोचते हुए, रयुगा को ऐसा साथी कहाँ से मिला। फायर निष्कर्ष। काकाशी बिना शेरिंगन के भी बहुत ताकतवर दिखा। उसकी स्पीड और दिमाग दोनों खतरनाक हैं। कंजी पहली बार डर महसूस करता है। यामाजाकी अब काकाशी को गंभीरता से लेने लगा। यह रहा चैप्टर 32 का पूरा साफ और आसान हिंदी अनुवाद। अध्याय 32 हिंदी ट्रांसलेशन। यामाजाकी बोला। कंजी, जल्दीबाजी मत करो, ये लड़का साधारण नहीं है, हमें मिलकर लड़ना होगा, हम इस मिशन में असफल नहीं हो सकते। कंजी ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है। हालांकि कंजी को लगता था कि वह अकेले जीत सकता है, लेकिन वह समझ गया कि जल्दी खत्म करना जरूरी है। अगर रयुगा चुनिन को हरा कर आ गया तो स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। साथ ही वे चुनिन भी उनकी ताकत थे। वह नहीं चाहता था कि वे मर जाएं, क्योंकि गांव की रक्षा के लिए लोग जरूरी हैं।
ये देखकर कि दोनों अब गंभीर हो गए हैं, काकाशी भी गंभीर हो गया। काकाशी की सबसे बड़ी ताकत ना ताइजुत्सु, ना तलवारबाजी, बल्कि निंजुत्सु थी। उसे कॉपी निंजा यूं ही नहीं कहा जाता। उसने सैकड़ों निंजुत्सु कॉपी किए थे, लेकिन इतने सारे निंजुत्सु सीखना आसान नहीं होता और कोई भी सब में माहिर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतोबी भी सभी निंजुत्सु में माहिर होने का दावा नहीं करते। असल बात यह है, निंजुत्सु की संख्या नहीं, उनका इस्तेमाल मायने रखता है। कोई अजेय तकनीक नहीं होती, केवल अजेय इंसान होता है। काकाशी का सबसे पसंदीदा निंजुत्सु था चिदोरी। इससे कई तकनीकें बनी हैं। भविष्य में सासुके भी इसे कई शक्तिशाली जुत्सु बनाएगा, जैसे कि किरिन। काकाशी ने भी चिदोरी से एक तकनीक बनाई, राइकिरी एस रैंक, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने सोचा, रासेन शुरिकेन नारुतो का जुत्सु ज़्यादा खतरनाक है। राइकिरी सिर्फ काकुजु का एक दिल नष्ट कर सकता है, लेकिन रासेन शुरिकेन उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। काकाशी समझ गया, उसे अभी बहुत आगे बढ़ना है। उसने अपनी तलवार वापस रखी और चक्र नियंत्रित करना शुरू किया। दुश्मनों का हमला। कंजी और यामाजाकी ने एक साथ जुत्सु किया। अर्थ स्टाइल, अर्थ बुलेट, फायर स्टाइल, ग्रेट फायर बॉल। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक था। काकाशी बोला, क्या मैं फंस गया हूँ? अगले ही पल पत्थर की गोली और आग दोनों ने काकाशी को घेर लिया। वह जलकर राख बन गया। कंजी हंसते हुए बोला, मैंने सोचा था ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, इतना आसानी से मर गया। लेकिन यामाजाकी को शक हुआ, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा, वह काकाशी असल में लकड़ी बन गया था। कावरिमी नो जुत्सु, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। कंजी हैरान रह गया, उसने बिना हैंड सील के ये कैसे किया? तभी पीछे से काकाशी की आवाज आई, तुम लोग कावरिमी भी नहीं पहचान पाए, हैरानी है कि तुम जोनिन हो। दोनों तुरंत पीछे हटे, लेकिन देर हो चुकी थी। काकाशी का पलटवार। निंजुत्सु ऐसे इस्तेमाल होता है। काकाशी ने जुत्सु किया, फायर स्टाइल, ग्रेट फायर बॉल, लेकिन इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हवा तक गर्म हो गई। कारण काकाशी का चक्र ज्यादा शुद्ध था, इसलिए उसका जुत्सु ज्यादा ताकतवर था। कंजी चौंक गया, इतनी ताकत कैसे? यामाजाकी ने तुरंत बचाव किया। अर्थ स्टाइल, अर्थ वॉल। एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई और आग को रोक दिया। यामाजाकी अब समझ गया था, ये लड़का कम से कम जोनिन स्तर का है। काकाशी ने सोचा, कंजी इक्वल्स फायर स्टाइल, यामाजाकी इक्वल्स अर्थ स्टाइल, और बिजली लाइटनिंग स्टाइल से अर्थ को काउंटर किया जा सकता है। वह मुस्कुराया, अब मजा आएगा। दुश्मनों की नई योजना। यामाजाकी बोला, हमें और गंभीर होना होगा, ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कंजी, ठीक है। फिर यामाजाकी बोला, वो वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। कंजी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। काकाशी यह सब देख रहा था, और वह जानबूझकर उन्हें रोक नहीं रहा था। वह जानना चाहता था कि वे क्या करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन अटैक। दोनों एक साथ हमला करते हैं, 4 हाथों से एक साथ अटैक। फिर कंजी पीछे हट गया। कंजी चिल्लाया, मैं तैयार हूँ। यामाजाकी ने तलवार निकाली और काकाशी पर वार किया। काकाशी ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया। तभी कंजी ने जुत्सु किया, फायर स्टाइल, फायर ड्रैगन बुलेट, और उसी समय यामाजाकी ने विंड स्टाइल, ग्रेट ब्रेकर थ्रू। काकाशी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ आ गया, ये कॉम्बिनेशन जुत्सु है। अंतिम हमला। दोनों जुत्सु मिलकर बने फायर स्टाइल, बिग फायर ड्रैगन ब्रेकर थ्रू। एक बेहद खतरनाक, विशाल और शक्तिशाली हमला, सीधे काकाशी की ओर। निष्कर्ष, काकाशी की असली ताकत निंजुत्सु है। उसने बिना शेरिंगन के भी दबदबा बना लिया। दुश्मनों ने कॉम्बिनेशन जुत्सु इस्तेमाल किया। अब लड़ाई खतरनाक मोड़ पर है। रहा चैप्टर 33 का पूरा साफ और आसान हिंदी अनुवाद। अध्याय 33 हिंदी ट्रांसलेशन। भयानक फायर ड्रैगन काकाशी की ओर बढ़ रहा था। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि काकाशी को लगा जैसे उसके बाल जल रहे हों। 2 अलग अलग तत्वों वाले निंजुत्सु मिलकर एक कॉम्बिनेशन जुत्सु बना चुके थे, जिसकी ताकत लगभग इस रैंक के बराबर थी। काकाशी ने सोचा भी नहीं था कि वे दोनों ऐसा जुत्सु इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने के लिए दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल होना जरूरी होता है। अब फायर ड्रैगन बिल्कुल सामने था, बचने का कोई मौका नहीं। लेकिन काकाशी घबराया नहीं, बल्कि वह उत्साहित हो गया। अगर ये एस रैंक है तो मैं इसे सीधे टक्कर दूंगा। राइकिरी का इस्तेमाल। काकाशी के हाथ तेजी से मूव हुए। उसके दाहिने हाथ में नीली बिजली चमकने लगी। इस बार आवाज तेज नहीं थी, बल्कि हल्की थी। राइकिरी, ये चिदोरी का उन्नत रूप था और उसे भी ज्यादा शक्तिशाली। कंजी और यामाजाकी चौंक गए। ये कौन सा जुत्सु है? इतनी जबरदस्त चक्र ऊर्जा क्यों है? काकाशी ने बिना रुके अपने बिजली से भरे हाथ को सीधे फायर ड्रैगन में घुसा दिया। राइकिरी, नीली बिजली तलवार जैसी बन गई और फायर ड्रैगन को ऐसे काट दिया जैसे वह कोई नरम चीज हो। काकाशी आगे बढ़ता गया, हाथ में बिजली लेकर। फायर ड्रैगन बीच से 2 हिस्सों में कट गया और धीरे धीरे गायब हो गया। काकाशी सुरक्षित खड़ा था, हालांकि उसका हाथ थोड़ा थक गया था, क्योंकि फायर ड्रैगन की ताकत कम नहीं थी। दुश्मनों का डर। कंजी और यामाजाकी हैरान थे। उनका सबसे ताकतवर हमला इतनी आसानी से काट दिया गया। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कंजी डरते हुए बोला, तुम कौन हो? काकाशी हल्का मुस्कुराया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अब दोनों कमजोर हो चुके थे, लड़ाई खत्म होने वाली थी। अचानक यामाजाकी को याद आया, सफेद बाल, एक आंख बंद, नीली बिजली। तुम कोनोहा के शेरिंगन काकाशी हो। काकाशी रुका और बोला, तुम मेरा नाम जानते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर उन्हें पहले पता होता तो शायद वे भाग जाते। कंजी बोला, तुम कोनोहा के शिनोबी हो, तुम हमें नहीं मार सकते। काकाशी हंसा, क्यों नहीं? जो मेरे मिशन में बाधा बनेगा उसे मैं मार सकता हूँ। शिनोबी की दुनिया ऐसी ही होती है। दोनों चुप हो गए, वे जानते थे कि काकाशी से ही कह रहा है। अंतिम बार काकाशी बोला, तो अलविदा। दोनों कुछ कर नहीं पाए। चिदोरी, काकाशी की तलवार बिजली से भर गई और उसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा हो गई।
आह! दोनों की चीख निकली और नीली तलवार ने उनके शरीर को काट दिया। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे ऐसे मर जाएंगे। धीरे धीरे उनकी सांस बंद हो गई। काकाशी ने चक्र रोक दिया। बिजली गायब हो गई। काकाशी की प्रतिक्रिया। काकाशी ने दोनों की लाशों को देखा। उसे थोड़ी घिन महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, लेकिन असली काकाशी पहले से खून देख चुका था, इसलिए वह जल्दी संभल गया। वह उनकी लाश जलाना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह काम रेयुगा को करने देना चाहिए। दूसरी तरफ की लड़ाई। काकाशी दूसरी जगह पहुंचा, जहां रेयुगा अभी भी लड़ रहा था। पहले 5 चूनन थे, अब सिर्फ 3 बचे थे। रेयुगा और एक चूनन साथ खड़े थे। वह असल में उनका जासूस था। लड़ाई में जासूस ने एक चूनन को मारा। रेयुगा ने भी एक को खत्म किया। अब बाकी 2 चूनन गुस्से में थे। एक चूनन चिल्लाया, तू गद्दार है, तूने कंजी और यामाजाकी को धोखा दिया। जासूस बोला, उन दोनों की वजह से ओचाकाकुरे बर्बाद हो जाता। दूसरा चूनन बोला, हमें वापस जाना चाहिए वरना हम खतरे में हैं। दोनों भागने की सोचते हैं। रेयुगा रास्ता रोकता है। भागना इतना आसान नहीं है। तभी काकाशी की आवाज़ आती है, अब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों पहले ही मर चुके हैं। निष्कर्ष, काकाशी ने राइकिरी से एस रैंक जुत्सु को काट दिया। कंजी और यामाजाकी मारे गए। काकाशी की असली ताकत सामने आ गई। दूसरी तरफ लड़ाई अभी जारी है। अब दुश्मनों की हालत और ख़राब हो गई। नेक्स्ट 34। ये रहा चैप्टर 34 का आसान और साफ हिंदी अनुवाद। अध्याय 34 हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे ही काकाशी दिखाई दिया, वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। अभी लड़ाई शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। क्या ये सफ़ेद बालों वाला लड़का उन दोनों के हमले से बचकर आ गया? ये नामुमकिन लगता था। अगर वह बच गया होता तो यहाँ वापस क्यों आता? भाग क्यों नहीं गया? तो क्या ये लड़का सच बोल रहा है? क्या कंजी और यामाजाकी सच में इसी ने मार दिए? एक व्यक्ति बोला, लड़के क्या बकवास कर रहे हो? यामाजाकी सामा और कंजी सामा मर ही नहीं सकते। काकाशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर उनकी लाश देख लो। ये कहकर काकाशी रेयुगा के पास गया और बोला, रेयुगा सान, मैंने उन दोनों को मार दिया है। अब बाकी का काम तुम संभालो। रेयुगा थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या सच में? हाँ, अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, तुम जाकर देख लो। रेयुगा एक जासूस को साथ लेकर वहां चला गया। काकाशी भी उनके साथ गया। 2 चूनन भी पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। कारवां के लोग पहले ही भाग चुके थे, जैसा रेयुगा ने कहा था। जब रेयुगा ने कंजी और यामाजाकी की लाशें देखी तो पहले वह हंसा फिर चुपचाप रोने लगा। वे बचपन के साथी थे। हालांकि उन्होंने रेयुगा के परिवार को मार दिया था, फिर भी उसके दिल में उनके लिए कुछ भावनाएं थीं। जासूस ने उनके घाव देखे, सीने पर जले हुए निशान थे। स्पष्ट था कि उन्हें शक्तिशाली लाइटनिंग निंजुत्सु से मारा गया था। अब उसे काकाशी की ताकत का अंदाजा हो गया। दोनों चूनन भी चुप थे। अब सब कुछ रेयुगा के फैसले पर निर्भर था। काकाशी चुपचाप रेयुगा को देख रहा था। उसे अपने पुरानी यादें याद आ गईं। जब रिन मरी थी, जब उसे लगा था कि ओबिटो मर गया, और जब उसके गुरु मिनाटो की मौत हुई। वह दर्द वह समझ सकता था। कुछ देर तक सिर्फ रेयुगा के रोने की आवाज़ थी, लेकिन रेयुगा जल्दी संभल गया। फिर वह काकाशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं रेयुगा, नए नेता को प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। जासूस बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ओचाकाकुरे के नेता हैं। लेकिन रेयुगा ने दृढ़ता से कहा, नेता ने मेरा बदला लिया है, अब मेरी जिंदगी उनकी है। ओचाकाकुरे को आपकी ज़रूरत है। मुझे माफ़ करें, यह मेरी शपथ है। रेयुगा अपने फैसले पर अडिग था। सब लोग काकाशी की ओर देखने लगे। काकाशी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी वफादारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम पहले ओचाकाकुरे लौट जाओ। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। रेयुगा भावुक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नेता। अध्याय 35 पूरा हिंदी अनुवाद। रेयुगा अपना बदला पूरा कर चुका था, इसलिए विन कंट्री तक सुरक्षा देने वाला मिशन अपने आप ही खत्म हो गया। असल में ये पूरा मिशन कोनोहा के शिनोबी को फंसाने के लिए एक चाल था, इसलिए काकाशी को अब विन कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं रही। रेयुगा पहले ही मिशन पूरा होने का पत्र काकाशी को दे चुका था। मिशन की समय सीमा अभी भी 10 दिन बाकी थी, इसलिए काकाशी तुरंत गाँव वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। अगर वह अभी लौटता तो उसे सब कुछ समझाना पड़ता, जो आसान नहीं था। अगर वह सच बता देता तो तीसरे होकागे संताइम की नज़र में उसकी इज्जत कम हो सकती थी, क्योंकि गांव के बाहर अपनी ताकत बढ़ाना कोनोहा से सच्चा प्रेम करने वाले व्यक्ति का काम नहीं माना जाता। काकाशी के मन में कोनोहा के लिए कोई गलत इरादा नहीं था। ये सब एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ बातें समझाना मुश्किल होता है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। काकाशी को भरोसा था कि यह बात बाहर नहीं जाएगी। ओचाकाकुरे एक छोटा गाँव था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अगर कोई ध्यान भी दे तो भी काकाशी से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। काकाशी का मिशन केवल कारवां की सुरक्षा करना था, और हमला करने वाले वही 2 लोग थे जिन्हें गांव ने भेजा था। काकाशी ने तुरंत कोनोहा लौटने का फैसला नहीं किया, लेकिन वह ओचाकाकुरे भी नहीं जाना चाहता था। वहां जाने से सबूत छूट सकते थे, जिससे परेशानी बढ़ सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वह जंगल में कुछ दिन अभ्यास करेगा। रेयुगा से विदा लेने के बाद काकाशी जंगल में एक जगह ढूंढकर कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। वह भारी सांस ले रहा था। शरीर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। थकान अपने चरम पर पहुंच गई थी। तभी काकाशी ने 8 द्वार तकनीक एक गेट्स का उपयोग करके अपने चक्र को चलाना शुरू किया। उसने आंखें बंद की और अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस की। अचानक उसने अपनी दाहिनी आंख खोली और चिल्लाया, गेट ऑफ ओपनिंग, ओपन। उसके शरीर में जैसे कोई स्विच चालू हो गया। उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। कुछ देर बाद उसका शरीर फिर कमजोर होने लगा। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वह घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, आखिरकार मैंने पहला गेट खोल लिया।
इससे मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। मेरा चक्र भी बढ़ा है। सच में, शरीर की ताकत बढ़ाने से चक्र भी बढ़ता है। गाय से 8 बार तकनीक सीखने के बाद काकाशी ने कुछ ही दिनों में पहला गेट खोल लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह कितना मुश्किल है। आमतौर पर इसे सीखने में 2 महीने लगते हैं। असल में इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ प्रतिभा नहीं, बल्कि मेहनत करने वाली प्रतिभा होती है। काकाशी जमीन पर बैठ गया और अपनी ताकत वापस पाने लगा। लगभग 15 मिनट में उसकी ताकत काफ़ी हद तक वापस आ गई। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और समझ गया कि आज का अभ्यास पूरा हो गया। उसका लक्ष्य पहला गेट खोलना था, जो अब पूरा हो चुका था। अभी समय बाकी है, कुछ और कर सकता हूँ। काकाशी ने अपने बालों को छुआ और सोचा, क्या वह अब रुक सकता है? नहीं, इस दुनिया में अगर उसे ताकत चाहिए तो आलस नहीं कर सकता। वह मौत से डरता था, इसलिए उसे मजबूत बनना ही होगा। उसने अपनी मिलेनियम तलवार उठाई और तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। अब उसकी कला पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने तलवार वापस म्यान में रख दी। तभी उसे अपने शरीर के चक्र पाथवेज में हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे उसके टेंकेत्सु में कुछ बदलाव आया हो। काकाशी ध्यान में बैठ गया और उसे अपने मन में एक हल्की रोशनी महसूस हुई। उसने अपने चक्र को हाथ में केंद्रित किया। उसके हाथ में नीली बिजली चमकने लगी। ये था चिडोरी। यह उसका सबसे परिचित और खुद का बनाया हुआ जुत्सु था। काकाशी जानता था कि चिडोरी अभी सिर्फ एक शुरुआत है, जैसे रेसेंगन। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। राइकिरी इस बात का प्रमाण है कि चिडोरी को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। लेकिन काकाशी जानता था कि चिडोरी सिर्फ हमला ही नहीं, रक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। चिडोरी नागाशी। उसने पहले भी इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। असल में ये तकनीक कठिन नहीं थी। चिडोरी के चक्र को पूरे शरीर में फैलाना होता है। इससे हमला कमजोर हो जाता है, लेकिन रक्षा मजबूत हो जाती है। यह रैम जुत्सु था और बहुत उपयोगी भी, लेकिन इसके लिए शरीर के टेंकेत्सु पॉइंट से चक्र निकालना पड़ता है। पहले काकाशी ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन गेट ऑफ ओपनिंग खोलने के बाद उसके शरीर में बदलाव आया था। अब कुछ टेंकेत्सु से चक्र निकल सकता था। इतना काफी था। काकाशी ने चिडोरी को अपने शरीर में फैलाना शुरू किया। यही है, यही एहसास। वह मुस्कुराया। चिडोरी नागाशी। अचानक उसके हाथ की बिजली गायब हो गई और अगले ही पल उसका पूरा शरीर नीली बिजली से घिर गया। काकाशी की आंखों में उत्साह था। ये पहली बार था जब उसने अपनी क्षमता से एक नया जुत्सु बनाया। जंगल में चिडोरी की आवाज गूंजने लगी और पक्षी उड़ गए, जैसे बिजली के राजा का जन्म हुआ हो। काकाशी ने मुट्ठी बंद की और तकनीक रोक दी। हालांकि यह रैंक जुत्सु था, लेकिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वापस जाने का समय है, काकाशी ने धीरे से कहा और कोनोहा लौटने की तैयारी करने लगा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये रहा चैप्टर 34 का आसान और साफ हिंदी अनुवाद। अध्याय 34 हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे ही काकाशी दिखाई दिया, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अभी लड़ाई शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। क्या ये सफेद बालों वाला लड़का उन दोनों के हमले से बचकर आ गया? ये नामुमकिन लगता था। अगर वह बच गया होता तो यहाँ वापस क्यों आता? भाग क्यों नहीं गया? तो क्या ये लड़का सच बोल रहा है? क्या कंजी और यामाज़ाकी सच में इसी ने मार दिए? एक व्यक्ति बोला, लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? यामाज़ाकी सामा और कंजी सामा मर ही नहीं सकते। काकाशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर उनकी लाश देख लो। ये कहकर काकाशी रेयुगा के पास गया और बोला, रेयुगा सान, मैंने उन दोनों को मार दिया है। अब बाकी का काम तुम संभालो। रेयुगा थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या सच में? हाँ, अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तुम जाकर देख लो। रेयुगा एक जासूस को साथ लेकर वहां चला गया। काकाशी भी उनके साथ गया। दो चूनन भी पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। कारवां के लोग पहले ही भाग चुके थे, जैसा रेयुगा ने कहा था। जब रेयुगा ने कंजी और यामाज़ाकी की लाशें देखी तो पहले वह हंसा फिर चुपचाप रोने लगा। वे बचपन के साथी थे। हालांकि उन्होंने रेयुगा के परिवार को मार दिया था, फिर भी उसके दिल में उनके लिए कुछ भावनाएं थीं। जासूस ने उनके घाव देखे, सीने पर जले हुए निशान थे। स्पष्ट था कि उन्हें शक्तिशाली लाइटनिंग निंजुत्सु से मारा गया था। अब उसे काकाशी की ताकत का अंदाजा हो गया। दोनों चूनन भी चुप थे। अब सब कुछ रेयुगा के फैसले पर निर्भर था। काकाशी चुपचाप रेयुगा को देख रहा था। उसे अपने पुरानी यादें याद आ गईं। जब रिन मरी थी, जब उसे लगा था कि ओबिटो मर गया, और जब उसके गुरु मिनाटो की मौत हुई। वह दर्द वह समझ सकता था। कुछ देर तक सिर्फ रेयुगा के रोने की आवाज़ थी, लेकिन रेयुगा जल्दी संभल गया। फिर वह काकाशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं रेयुगा, नए नेता को प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। जासूस बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ओचाकाकुरे के नेता हैं। लेकिन रेयुगा ने दृढ़ता से कहा, नेता ने मेरा बदला लिया है। अब मेरी जिंदगी उनकी है। ओचाकाकुरे को आपकी जरूरत है। मुझे माफ करें, यह मेरी शपथ है। रेयुगा अपने फैसले पर अडिग था। सब लोग काकाशी की ओर देखने लगे। काकाशी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी वफादारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम पहले ओचाकाकुरे लौट जाओ। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। रेयुगा भावुक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नेता। अध्याय 35 पूरा हिंदी अनुवाद। रेयुगा अपना बदला पूरा कर चुका था, इसलिए विन कंट्री तक सुरक्षा देने वाला मिशन अपने आप ही खत्म हो गया। असल में ये पूरा मिशन कोनोहा के शिनोबी को फंसाने के लिए एक चाल था। इसलिए काकाशी को अब विन कंट्री जाने की जरूरत नहीं रही। रेयुगा पहले ही मिशन पूरा होने का पथ काकाशी को दे चुका था। मिशन की समय सीमा अभी भी 10 दिन बाकी थी, इसलिए काकाशी तुरंत गांव वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। अगर वह अभी लौटता तो उसे सब कुछ समझाना पड़ता, जो आसान नहीं था। अगर वह सच बता देता तो तीसरे होकागे सेंदाई की नज़र में उसकी इज्जत कम हो सकती थी, क्योंकि गांव के बाहर अपनी ताकत बढ़ाना कोनोहा से सच्चा प्रेम करने वाले व्यक्ति का काम नहीं माना जाता। काकाशी के मन में कोनोहा के लिए कोई गलत इरादा नहीं था।
ये सब एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ बातें समझाना मुश्किल होता है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। काकाशी को भरोसा था कि यह बात बाहर नहीं जाएगी। ओचाकाकुरे एक छोटा गांव था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अगर कोई ध्यान भी दे तो भी काकाशी से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। काकाशी का मिशन केवल कारवां की सुरक्षा करना था, और हमला करने वाले वही दो लोग थे जिन्हें गांव ने भेजा था। काकाशी ने तुरंत कोनोहा लौटने का फैसला नहीं किया, लेकिन वह ओचाकाकुरे भी नहीं जाना चाहता था। वहां जाने से सबूत छूट सकते थे, जिससे परेशानी बढ़ सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वह जंगल में कुछ दिन अभ्यास करेगा। रेयुगा से विदा लेने के बाद काकाशी जंगल में एक जगह ढूंढकर कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। वह भारी सांस ले रहा था, शरीर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। थकान अपने चरम पर पहुंच रही थी। तभी काकाशी ने 8 द्वार तकनीक एक गेज का उपयोग करके अपने चक्र को चलाना शुरू किया। उसने आंखें बंद की और अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस की। अचानक उसने अपनी दाहिनी आंख खोली और चिल्लाया, गेट ऑफ ओपनिंग, ओपन। उसके शरीर में जैसे कोई स्विच चालू हो गया। उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। कुछ देर बाद उसका शरीर फिर कमजोर होने लगा। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वह घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, आखिरकार मैंने पहला गेट खोल लिया। इससे मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। मेरा चक्र भी बढ़ा है। सच में, शरीर की ताकत बढ़ाने से चक्र भी बढ़ता है। गाय से 8 द्वार तकनीक सीखने के बाद काकाशी ने कुछ ही दिनों में पहला गेट खोल दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितना मुश्किल है। आमतौर पर इसे सीखने में 2 महीने लगते हैं। असल में इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ प्रतिभा नहीं, बल्कि मेहनत करने वाली प्रतिभा होती है। काकाशी जमीन पर बैठ गया और अपनी ताकत वापस पाने लगा। लगभग 15 मिनट में उसकी ताकत काफ़ी हद तक वापस आ गई। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और समझ गया कि आज का अभ्यास पूरा हो गया। उसका लक्ष्य पहला गेट खोलना था, जो अब पूरा हो चुका था। अभी समय बाकी है, कुछ और कर सकता हूँ। काकाशी ने अपने बालों को छुआ और सोचा, क्या वह अब रुक सकता है? नहीं, इस दुनिया में अगर उसे ताकत चाहिए तो आलस नहीं कर सकता। वह मौत से डरता था, इसलिए उसे मजबूत बनना ही होगा। उसने अपनी मिलेनियम तलवार उठाई और तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। अब उसकी कला पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने तलवार वापस म्यान में रख दी। तभी उसे अपने शरीर के चक्र पाथवेज में हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे उसके टेंकेत्सु में कुछ बदलाव आया हो। काकाशी ध्यान में बैठ गया और उसे अपने मन में एक हल्की रोशनी महसूस हुई। उसने अपने चक्र को हाथ में केंद्रित किया। उसके हाथ में नीली बिजली चमकने लगी। ये था चिडोरी। यह उसका सबसे परिचित और खुद का बनाया हुआ जुत्सु था। काकाशी जानता था कि चिडोरी अभी सिर्फ एक शुरुआत है, जैसे रेसेंगन। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। राइकिली इस बात का प्रमाण है कि चिडोरी को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। लेकिन काकाशी जानता था कि चिडोरी सिर्फ हमला ही नहीं, रक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। चिडोरी नागाशी। उसने पहले भी इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। असल में ये तकनीक कठिन नहीं थी। चिडोरी के चक्र को पूरे शरीर में फैलाना होता है। इससे हमला कमजोर हो जाता है, लेकिन रक्षा मजबूत हो जाती है। यह रैंक जुत्सु था और बहुत उपयोगी भी, लेकिन इसके लिए शरीर के टेंकेत्सु पॉइंट से चक्र निकालना पड़ता है। पहले काकाशी ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन गेट ऑफ ओपनिंग खोलने के बाद उसके शरीर में बदलाव आया था। अब कुछ टेंकेत्सु से चक्र निकल सकता था। इतना काफी था। काकाशी ने चिडोरी को अपने शरीर में फैलाना शुरू किया। यही है, यही एहसास। वह मुस्कुराया। चिडोरी नागाशी। अचानक उसके हाथ की बिजली गायब हो गई और अगले ही पल उसका पूरा शरीर नीली बिजली से घिर गया। काकाशी की आंखों में उत्साह था। ये पहली बार था जब उसने अपनी क्षमता से एक नया जुत्सु बनाया। जंगल में चिडोरी की आवाज गूंजने लगी और पक्षी उड़ गए, जैसे बिजली के राजा का जन्म हुआ हो। काकाशी ने मुट्ठी बंद की और तकनीक रोक दी। हालांकि यह हेरंग जुत्सु था, लेकिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वापस जाने का समय है, काकाशी ने धीरे से कहा और कोनोहा लौटने की तैयारी करने लगा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये रहा चैप्टर 36 का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन, सिंपल और क्लियर। चैप्टर 36 हिंदी में। काकाशी ने अपना सामान पैक किया और कोनोहा वापस जाने की तैयारी की। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि पहले वह विन कंट्री रेत का देश में थोड़ा घूमकर जानकारी इकट्ठा करेगा। असल में वह घूमने नहीं जा रहा था, बल्कि इंटेलिजेंस सूचना लेने जा रहा था। उसे लगा कि अगर वह सीधे कोनोहा लौट गया तो तीसरे होकागे सेंदाई उससे विन कंट्री की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। अगर उसे कुछ पता नहीं हुआ तो उसे अजीब लगेगा। इसलिए उसने सोचा कि पहले से तैयारी करना बेहतर है। वैसे भी वह अभी फायर कंट्री और विन कंट्री की सीमा पर ही था, इसलिए आने जाने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। काकाशी सीधे विन कंट्री की राजधानी पहुंच गया। उसे पता था कि वहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि पूरा इलाका रेगिस्तान है। यहाँ तक कि निंजा की जिंदगी भी आसान नहीं है। काकाशी ने इस बार लो प्रोफाइल चुपकर रहने का फैसला किया। उसने काले कपड़े पहने, अपनी तलवार को सील में छुपा लिया, कोनोहा का हेडबैंड भी छुपा लिया, अपनी बाईं आंख पर पट्टी बांध ली। सुनागाकुरे रेत गांव की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन काकाशी जैसे निंजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह आसानी से अंदर गया और पूरे दिन जानकारी इकट्ठा की। उसे जो पता चला, शिकागो का जिंचुरी की बुनपुकु मरने वाला है, 1-2 महीने बचे हैं। वर्तमान काजे का गहर आसा तीसरे काजेकागे को पहले ही ससोरी मार चुका है। काकाशी को यह अजीब लगा कि इतना शक्तिशाली काजेकागे एक 15 साल के लड़के से हार गया, लेकिन उसने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। उसने सोचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे अभी दूसरे गांव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोनोहा में मैं कम से कम 12 साल तक सुरक्षित हूँ। जानकारी लेने के बाद काकाशी तुरंत वहां से निकल गया। जंगल में चलते समय अचानक वह रुक गया। उसे एक आदमी दिखा, कोनोहा अंबु का सदस्य। वह पहचान गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यामाटो टेंजो। काकाशी ने उसे
आवाज़ दी, हे। यामाटो मुड़ा और उसे पहचान लिया। काकाशी ने पूछा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही हो ना जो गुड रिलीज यूज़ करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यामाटो ने छोटा सा जवाब दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मिशन। थोड़ी देर के लिए माहौल अजीब हो गया। तभी एक छोटी लड़की दौड़ते हुए आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, टेंजो, जल्दी आओ, ओरोचिमारू हमारे लोगों को मारना चाहता है। ये सुनकर यामाटो चौंक गया। काकाशी भी हैरान हुआ। उसे लगा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये तो वही घटना है जब ओरोचिमारू भागा था, लेकिन ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? उसे शक हुआ कि उसकी वजह से स्टोरी बदल रही है। बटरफ्लाई इफेक्ट। लड़की ने काकाशी को देखा और पूछा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कौन है? यामाटो ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये मेरा दोस्त है। काकाशी खुद भी हैरान हो गया। टीयर्स ऑफ जॉय। लड़की युकिमी बोली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो जरूर ताकतवर होगा। चलो हमारे कबीले को बचाते हैं। यामाटो ने काकाशी से पूछा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम क्या करोगे? काकाशी बोला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं चलकर देखता हूँ। काकाशी को ओरोचिमारू से डर नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्योंकि उसके पास अब मांगेक्यो शेरिंगन था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और अगर वो हार भी गया तो भाग सकता था। यामाटो हैरान था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ओरोचिमारू का नाम सुनकर भी ये नहीं डर रहा। आखिरकार तीनों साथ निकल पड़े। रास्ते में काकाशी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया और यामाटो से सारी स्थिति के बारे में पूछने लगा। ये रहा चैप्टर 37 का पूरा हिंदी अनुवाद, बिना किसी इमोजी के, साफ और पूरा। चैप्टर 37 हिंदी में। काकाशी ने पूछा, ये आखिर हो क्या रहा है? यामाटो ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले कहा, मेरा नाम किनोए है। काकाशी ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाताके काकाशी। यामाटो ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रूट्स में काफी मशहूर हो। ये सुनकर काकाशी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन ये सोचने का समय नहीं था। काकाशी ने जल्दी जल्दी पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? ओरोचिमारू का क्या मामला है? और ये कौन सा कबीला है? दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। युकिमी उनसे लगभग 5 मीटर दूर थी, इसलिए वह उनकी बात नहीं सुन पा रही थी। उसे लगा कि वे उसके कबीले को बचाने की योजना बना रहे हैं। यामाटो ने युकिमी की ओर देखा और धीरे से कहा, ओरोचिमारू के भाग जाने के बाद दांजो सामा ने मुझे यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि यह ओरोचिमारू का गुप्त ठिकाना है। मुझे यहाँ जांच करनी थी और उसके निशान ढूंढने थे। काकाशी ने पूछा, ओरोचिमारू को गए आधे महीने से ज्यादा हो गया, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? यामाटो बोला, जांच अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक अजीब कबीला है जिसे एबुरी कबीला कहते हैं। उनके पास धुएं में बदलने की क्षमता है और वे उस रूप में भी चीज़ों को छू सकते हैं, लेकिन उनकी यह शक्ति अधूरी है। कभी कभी वे बिना चाहे धुएं में बदल जाते हैं, और जब वे धुएं में होते हैं तो हवा से बिखर कर मर सकते हैं। ओरोचिमारू ने उनकी इस शक्ति को नियंत्रित करने में मदद की, जिससे उनकी उम्र बढ़ गई। इस वजह से वे ओरोचिमारू के बहुत आभारी हैं और मानते हैं कि वह वापस आएगा। इसलिए मैं यहाँ रुककर जांच करता रहा। काकाशी ने पूछा, वे तुम पर भरोसा क्यों करते हैं? यामाटो ने कहा, पीछे जो लड़की है उसका नाम युकिमी है। उसने मुझे अपने खोए हुए छोटे भाई की तरह समझ लिया, इसलिए मैं उनके कबीले के साथ रह पाया। यामाटो ने यह नहीं बताया कि इतने दिनों में उसे युकिमी और उसके कबीले से लगाव हो गया था। आज वह युकिमी को बाहर की दुनिया दिखाने ले गया था, लेकिन अचानक युकिमी कुछ देखकर भागने लगी। यामाटो उसके पीछे भागा और इसी दौरान काकाशी ने उसे देख लिया। जब यामाटो को युकिमी फिर से मिली तो वह खबर लाई कि ओरोचिमारू उनके कबीले को मार रहा है। यामाटो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एबुरी कबीला तो ओरोचिमारू के अधीन था, फिर वह उन्हें क्यों मार रहा है? युकिमी इसलिए भागी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसका कबीला मर रहा है। वह वहां पहुंची और अपने मरते हुए कबीले के मुखिया गोटा को देखा। उससे उसे पता चला कि यह सब ओरोचिमारू कर रहा है। गोटा ने युकिमी से कहा कि वह भाग जाए, लेकिन युकिमी वापस यामाटो के पास आए ताकि वह मदद कर सके। यामाटो की बात सुनकर काकाशी सोचने लगा। उसे लगा कि ज्यादातर चीजें पहले जैसी ही हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ओरोचिमारू वापस यहाँ क्यों आया। एबुरी कबीला उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए था। कुछ देर बाद वे एबुरी कबीले की जगह पर पहुंच गए। एक अंधेरी गुफा सामने थी जो किसी खतरनाक जानवर के मुंह जैसी लग रही थी। काकाशी और यामाटो गुफा के बाहर खड़े होकर युकिमी का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद हौनफती हुई युकिमी भी वहां पहुंच गई। उसने कहा, तेंजो, चलो अंदर चलते हैं। यामाटो ने सिर हिलाया। तीनों गुफा के अंदर गए और उन्हें तेज खून की गंध आई। काकाशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यहाँ बहुत खून बहा है, लगता है बहुत लोग मारे गए हैं। कुछ आगे जाकर उन्होंने एबुरी कबीले के लोगों की लाशें देखी। ये देखकर युकिमी डर गई और दौड़कर उनके पास गई। वह रोते हुए बोली, सब लोग, क्या हुआ? उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, ओह, अभी कुछ छोटे चूहे बाकी हैं। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। काकाशी तुरंत सतर्क हो गया और उसकी तलवार हाथ में आ गई। यामाटो भी सावधान हो गया। उनके सामने नीले बालों वाला एक मध्य उम्र का निंजा खड़ा था, जिसने सफेद कपड़े पहने थे। वह ओरोचिमारू नहीं था। काकाशी ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कोनोहा के निंजा लगते हो, और ये लड़की एबुरी कबीले की है। ये सुनकर काकाशी और यामाटो तुरंत युकिमी के सामने खड़े हो गए। यामाटो ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए बता देता हूँ। मैं ओरोचिमारू सामा का अधीनस्थ हूँ। मेरा नाम समेजावा है। आज मैं यहाँ एबुरी कबीले का खून इकट्ठा करने आया हूँ ओरोचिमारू सामा के प्रयोग के लिए। यामाटो गुस्से में बोला, तुम इंसानों की जिंदगी को खेल समझते हो। काकाशी शांत था। उसे पता था कि निंजा की दुनिया में यही होता है, ताकतवर कमजोर को दबाता है। अब उसे समझ आया कि ओरोचिमारू खुद नहीं आया है, सिर्फ उसका आदमी आया है। इससे काकाशी थोड़ा शांत हुआ। समेजावा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भूले हो, क्या सच में निंजा हो?
यामाटो ये सब समझता था क्योंकि वह रूट्स में पला था, लेकिन उसका दिल अच्छा था, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। समेजावा ने कहा, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, उस लड़की को मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यामाटो ने दृढ़ आवाज में कहा, कभी नहीं। उसने तय कर लिया कि वह अपनी जान देकर भी युकिमी की रक्षा करेगा। फिर उसने हाथ के संकेत बनाए और कहा, वुड रिलीज, ग्रेट फॉरेस्ट टेक्निक। यामाटो का हाथ तुरंत एक विशाल लकड़ी में बदल गया और समेजावा की ओर हमला किया। चैप्टर 37 समाप्त रहा। चैप्टर 38 का पूरा हिंदी अनुवाद बिना इमोजी, साफ और पूरा। चैप्टर 38 हिंदी में। वुड रिलीज। समेजावा चौंक गया। पहले होकागे की मृत्यु के बाद ये निंजुत्सु तो खत्म हो चुका था, फिर यह फिर से कैसे दिखाई दे रहा है? क्या ये लड़का सेंजू कबीले का है? एक पल के लिए समेजावा भागने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार वुड रिलीज उसी व्यक्ति की शक्ति थी जिसे इस दुनिया में शिनोबी का भगवान कहा जाता था, और उसकी ख्याति अभी भी बनी हुई थी। लेकिन हैरानी के बावजूद समेजावा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वाटर रिलीज, गन शॉट। उसने हाथों से संकेत बनाए और मुंह से पानी का गोला निकालकर यामाटो के लकड़ी के हमले को तोड़ दिया। समेजावा खुद हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि उसका जुत्सु सिर्फ वुड रिलीज को थोड़ी देर रोकेगा, लेकिन ये तो पूरी तरह टूट गया। अब उसने यामाटो को ध्यान से देखा। वह सिर्फ एक छोटा बच्चा था, लगभग 10 साल का। उसने सोचा कि इतनी कम उम्र में वुड रिलीज उपयोग करने वाला इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अब समेजावा को आत्मविश्वास आ गया और उसने तिरस्कार से कहा, ये वुड रिलीज है, ये तो बहुत कमजोर है, जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं। काकाशी और यामाटो दोनों शांत रहे। उन्होंने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काकाशी ने अचानक पूछा, इबुरी कबीले के लोगों को तुमने मारा है? समेजावा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे उनका खून चाहिए था। अगर वे ज़्यादा हिलते डुलते तो परेशानी होती, इसलिए उन्हें मार देना आसान था। वैसे भी मरने के बाद उनका खून लेना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, लेकिन लगता है कि उनका खून उतना अच्छा नहीं है, शायद वे बूढ़े थे। पीछे जो लड़की है उसका खून अच्छा होगा। ये सुनकर काकाशी ने अपनी तलवार और कसकर पकड़ ली। वह थोड़ा गुस्से में था। यामाटो ने फिर हमला किया। वुड रिलीज, स्मदरिंग बाइंडिंग टेक्निक। उसका हाथ पेड़ में बदल गया और कई शाखाएं समेजावा को जकड़ने लगी। समेजावा ने ठंडे स्वर में कहा, उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और नीली चक्रा निकली, जिससे उसने सभी शाखाओं को तोड़ दिया। तुम इतनी कमजोर शाखाओं से मुझे नहीं बांध सकते, अब तुम मरोगे। यामाटो गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। युकिमी ने उसे रोका। तेंजो, ऐसा मत करो। यामाटो बोला, माफ करना युकिमी, मैं बहुत बेकार हूँ। युकिमी ने सिर हिलाया, नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। यामाटो ने कहा, हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। समेजावा हंसते हुए बोला, भावुक दृश्य है, लेकिन तुम फिर भी मरोगे। अब काकाशी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह बोला नहीं, लेकिन मन में तय कर लिया कि अब समेजावा को खत्म करना होगा। काकाशी तलवार लेकर समेजावा की ओर दौड़ा। समेजावा ने उसके वार को रोका, लेकिन हैरान होकर बोला, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। काकाशी ने कोई जवाब नहीं दिया। काकाशी ने तुरंत अगला हमला किया। लीफुल विंड। उसने अपने पैर से समेजावा को जोरदार किक मारी। समेजावा सीधे गुफा की दीवार से टकराया और दीवार में दरार पड़ गई। यामाटो और युकिमी दोनों हैरान रह गए। यामाटो ने सोचा, ये बहुत ताकतवर है। काकाशी ने अपना पैर वापस लिया। उसकी ताकत का कारण था एक गेट तकनीक की ट्रेनिंग, जिससे उसके शरीर की क्षमता बढ़ चुकी थी, भले ही उसने कोई गेट नहीं खोला था। काकाशी ने शांत होकर समेजावा को देखा। उसे पता था कि यह हमला उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं है। जैसा उसने सोचा था, समेजावा उठ खड़ा हुआ। वह बोला, चांदी जैसे बाल और लंबी तलवार, तुम हता के काकाशी हो जिसके बारे में ओरोचिमारू सामा ने मुझे चेतावनी दी थी। काकाशी थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओरोचिमारू ने उसके बारे में अपने लोगों को बताया होगा। समेजावा ने स्थिति का आकलन किया। सामने काकाशी, जो उससे ज्यादा मजबूत लग रहा था, एक वुड रिलीज यूजर, और आसपास पानी भी नहीं। उसे लगा कि स्थिति उसके खिलाफ है। उसने भागने का फैसला किया। काकाशी उसकी योजना नहीं समझ पाया और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। समेजावा ने दूरी बनाए रखने के लिए जुत्सु किया। वाटर रिलीज, वाटर बैराज। उसने कई पानी के गोले छोड़े, जिससे धूल फैल गई। काकाशी धूल में फंस गया। समेजावा ने मौका देखा और सुई निकालकर युकिमी की ओर दौड़ा ताकि उसका खून ले सके। काकाशी ने तुरंत ये देखा और बहुत तेजी से युकिमी की ओर दौड़ा। समेजावा ने काकाशी की किक को दोनों हाथों से रोक लिया। तभी काकाशी मुस्कुराया। उसे मौका मिल गया था अपनी नई तकनीक आजमाने का। चिदोरी नागाशी। नीली बिजली काकाशी के चारों ओर फैल गई। समेजावा चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। बिजली के झटके से वह लकवाग्रस्त हो गया। बिजली ने धूल को भी हटा दिया और दृश्य साफ हो गया। यामाटो और युकिमी ने देखा, समेजावा जमीन पर पड़ा था और वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। युकिमी विश्वास नहीं कर पा रही थी। इतना शक्तिशाली दुश्मन सिर्फ 2 मिनट में हार गया। यामाटो भी काकाशी को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि वह सच में बहुत ताकतवर है। चैप्टर 38 समाप्त रहा। चैप्टर 39 का पूरा हिंदी अनुवाद बिना इमोजी, साफ और विस्तार से। चैप्टर 39 हिंदी में। युकिमी काकाशी को देखकर बोली, ओनी-चान, आप बहुत ताकतवर हैं। यामाटो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार वह समेजावा से आसानी से हार गया था, जबकि काकाशी ने उसे सिर्फ 2 मिनट में हरा दिया और केवल एक निंजुत्सु का उपयोग किया। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन यामाटो निराश नहीं हुआ। काकाशी उससे 4 साल बड़ा था, इसलिए उसका मजबूत होना स्वाभाविक था। काकाशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस आदमी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। यामाटो ने सिर हिलाया और समेजावा को भागने से रोकने के लिए वुड रिलीज से बांध दिया। हालांकि चिदोरी नागाशी के असर से वह पहले ही उठने की हालत में नहीं था, खासकर क्योंकि वह वाटर रिलीज उपयोग करने वाला निंजा था, इसलिए लाइटनिंग अटैक से उसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि समेजावा के कब्जों से एक छोटा सांप निकलकर जमीन में गायब हो गया। काकाशी ने पूछा, किनोए, क्या तुम पुनः वापस जाओगे?
इबुरी कबीला खत्म हो चुका था और ओरोचिमारू भी खुद नहीं आया था, इसलिए यामाटो का मिशन खत्म हो चुका था। लेकिन समस्या थी युकिमी, वह अकेली रह गई थी और उसे कोनोहा नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि वह ओरोचिमारू से जुड़ी हुई थी। कोनोहा ऐसे किसी व्यक्ति को गांव में रहने की अनुमति नहीं देता। यामाटो ने कहा, मैं वापस जाऊंगा। काकाशी बोला, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, तुम जल्दी आना। काकाशी गुफा के बाहर आ गया। वह सोचने लगा कि कहानी थोड़ी बदली है लेकिन फिर भी अपने मूल रास्ते पर लौट रही है। अगर बदलाव होता है तो वह उसे रोक नहीं सकता, उसे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि वह हर स्थिति का सामना कर सके। तभी गुफा के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, युकिमी तुम्हें क्या हुआ? आवाज में घबराहट और डर था। काकाशी तुरंत अंदर दौड़ा। वह पहुंचा तो देखा युकिमी दर्द से चिल्ला रही थी और यामाटो घबराया हुआ था। समेजावा एक तरफ पड़ा हुआ था और अब उसमें कोई हरकत नहीं थी। यामाटो ने काकाशी से कहा, काकाशी सेनपाई कृपया देखिए युकिमी को क्या हो रहा है। काकाशी ने कुछ नहीं कहा और युकिमी की गर्दन के पीछे देखा। वह समझ गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह ओरोचिमारू का कर्स सील है। काकाशी ने कहा, किनोए युकिमी के शरीर में ओरोचिमारू का कर्स सील है। यामाटो ने पूछा, इसका क्या मतलब है? काकाशी बोला, इस सील के साथ जुड़ना बहुत दर्दनाक होता है। अगर वह सहन कर ले तो उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल सकती है, लेकिन 10 में से 9 लोग मर जाते हैं। ये सुनकर यामाटो घबरा गया। क्या वह कुछ नहीं कर सकता? क्या उसे बस अपनी साथी को मरते हुए देखना होगा? यामाटो ने मन में ठान लिया, वह युकिमी को मरने नहीं देगा। काकाशी चुपचाप उसे देख रहा था। उसे पता था कि अगर सब कुछ पहले जैसा है तो युकिमी बच जाएगी। अचानक युकिमी चिल्लाना बंद कर देती है और जमीन पर शांत हो जाती है। यामाटो घबरा कर उसके पास भागता है। युकिमी युकिमी धीरे से बोली, तेंजो, लेकिन वह और कुछ नहीं कह पाए। उसका शरीर धुंधला होने लगा और वह सफ़ेद धुएं में बदलकर ऊपर उठने लगी। यामाटो चिल्लाया, नहीं। उसका चक्राव फान मारने लगा। उसे याद आया कि वुड रिलीज को जीवन देने वाली शक्ति माना जाता है। उसने तुरंत जुत्सु किया, वुड रिलीज, वुड लॉकिंग वॉल। उसने लकड़ी की दीवार बनाकर उस धुएं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धुआं पकड़ा नहीं जा रहा था। यामाटो ने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा चक्रा लगाया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। तभी इबुरी कबीले के मरे हुए लोगों का धुआं भी उठकर उसी लकड़ी की दीवार में आने लगा। काकाशी ने अपना शेरिंगन खोला और ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि उस धुएं में एक अजीब ऊर्जा है। फिर उसे समझ आया, यह आत्मा की शक्ति है। इबुरी कबीले के लोग अपनी आत्मा की शक्ति युकिमी में डाल रहे थे ताकि वह फिर से जीवित हो सके। धीरे धीरे सारा धुआं एक जगह इकट्ठा हुआ और एक सुनहरी रोशनी वाला बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ से युकिमी फिर से जीवित होकर बाहर आए। यामाटो खुशी से बोला, युकिमी। युकिमी ने आंखें खोली और मुस्कुराए। काकाशी भी मुस्कुराया। सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ देर बाद गुफा के बाहर तीनों खड़े थे। काकाशी ने कहा, युकिमी, किनोए, मैं अब गांव वापस जा रहा हूँ। यहाँ जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम दोनों आगे का फैसला खुद करो। यामाटो बोला, धन्यवाद काकाशी सेनपाई। युकिमी बोली, धन्यवाद काकाशी भैया, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। काकाशी ने कहा, मुझे भरोसा है तुम कर सकती हो। युकिमी, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काकाशी ने उसे अलग ले जाकर कुछ कहा जो यामाटो नहीं सुन पाया। युकिमी ने कहा, मैं समझ गई काकाशी भैया। काकाशी वहां से चला गया और जल्दी ही गायब हो गया। असल में काकाशी ने युकिमी से कहा था कि अगर उसके पास जाने की कोई जगह न हो तो वह ओचाकाकुरे जाए और वहां रेयुगा नाम के व्यक्ति से मिले। अगर वह कहे कि वह काकाशी की दोस्त है तो रेयुगा उसकी मदद करेगा। इसके बाद काकाशी कोनोहा लौटने के रास्ते पर निकल गया। ये रहा चैप्टर 40 अम्बू टीम का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन बिना इमोजी। चैप्टर 40 अम्बू टीम हिंदी अनुवाद। कुछ दिनों की यात्रा के बाद काकाशी आखिरकार कोनोहा पहुंच गया। होकागे के ऑफिस में तीसरे होकागे ने उसे विदेश की जानकारी के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ काकाशी के मिशन की तारीफ की और उसे अच्छे से आराम करने को कहा। काकाशी को राहत महसूस हुई क्योंकि कोई समस्या नहीं हुई थी। असल में उसने विदेश की जानकारी सिर्फ एहतियात के तौर पर इकट्ठा की थी, इसलिए अगर तीसरे होकागे ने नहीं पूछा तब भी उसे लगा कि उसका काम बेकार नहीं गया और उसे किसी गलती का डर नहीं था। मिशन रिपोर्ट देने के बाद काकाशी ने इचिराकु रामेन में अच्छा खाना खाने का फैसला किया। काकाशी को इस तरह के गर्म खाने से लगाव होने लगा था। इचिराकु रामेन का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन पोषण के लिए उसे कभी कभी मांस और सब्जियां भी खानी पड़ती थी। असल काकाशी को खाना बनाना अच्छी तरह आता था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद वह खुद कम ही खाना बनाता था। इसका कारण था समय बचाना ताकि वह उसे ट्रेनिंग में लगा सके। ऐसा लगता था कि पुनर्जन्म के बाद काकाशी खुद को बहुत ज़्यादा दबाव में रख रहा था। काकाशी दुकान के अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया और ऑर्डर देने लगा। उसका मन इधर उधर भटकने लगा। तभी आवाज आए, काकाशी तुम्हारा रामेन तैयार है। तेउची मुस्कुराते हुए उसके सामने रामेन का कटोरा रखता है। काकाशी ने कहा, धन्यवाद तेउची सान। तेउची हंसते हुए बोला, काकाशी तुम अभी भी बहुत विनम्र हो। काकाशी ने कहा, तो अब मैं खाना शुरू करता हूँ। उसने अपना मास्क नीचे किया और रामेन खाने लगा। काकाशी का चेहरा देखकर, भले ही यह पहली बार नहीं था, फिर भी तेउची हैरान रह गया। काकाशी का चेहरा बहुत सुंदर था। तेउची ने पूछा, काकाशी तुम हमेशा मास्क क्यों पहनते हो? काकाशी ने मास्क को छूते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। असल में काकाशी ने बचपन में मास्क पहनना शुरू किया था क्योंकि उसके पिता ने मजाक में कहा था कि उसका चेहरा लड़की जैसा सुंदर है। उस समय काकाशी को बहुत गुस्सा आया था और जिद में उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया, जिसे वह खाने के अलावा कभी नहीं उतारता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह मास्क उसके लिए एक याद बन गया, इसलिए उसने इसे पहनना जारी रखा। अब क्योंकि वर्तमान काकाशी के पास उसकी यादें और भावनाएं हैं, वह भी इसे पहनता है। तेउची ने कहा, अच्छा तो यह वजह है। मैंने तुम्हें हाल में यहाँ आते नहीं देखा, क्या तुम मिशन पर थे? काकाशी ने जवाब दिया, हाँ मैं गांव से बाहर गया था इसलिए यहाँ नहीं आ सका।
इतना कहकर उसने अपना रामेन खत्म कर लिया। मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, तेउची मुस्कुराते हुए बोला। तुम अभी भी बहुत तेजी से खाते हो, काकाशी ने कहा, क्योंकि आपका रामेन बहुत स्वादिष्ट है। तेउची हंस पड़ा। तुम बात करने में अच्छे हो, आज का रामेन मुफ्त है। काकाशी ने मना नहीं किया। उसे तेउची पसंद था और वह उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। तो बहुत धन्यवाद, तेउची बोला। अगली बार फिर आना, काकाशी ने कहा। जरूर। काकाशी वहां से निकलकर अपने घर चला गया। तेउची उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। अगले दिन से काकाशी फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग गया। कभी वह अकेले अभ्यास करता तो कभी गाय के साथ। ट्रेनिंग के बीच में वह भविष्य की घटनाओं को याद करने की कोशिश करता या नए निंजुत्सु बनाने के बारे में सोचता। उसके दिमाग में कई शक्तिशाली निंजुत्सु थे, लेकिन उसे सिर्फ उनकी ताकत पता थी, उन्हें बनाना नहीं। अगर वह उन्हें इस्तेमाल करना चाहता तो उसे खुद सीखना पड़ता। अच्छी बात यह थी कि उसकी समझ बहुत तेज थी और उसे भरोसा था कि वह समय के साथ उन्हें सीख लेगा। हालांकि प्रतिबंधित तकनीकों का उपयोग करना सही नहीं था। लाइटनिंग रिलीज की ट्रेनिंग हमेशा उसकी प्राथमिकता में थी। इसके साथ ही हाथा के कबीले की तलवारबाजी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। काकाशी जानता था कि सबसे शक्तिशाली लाइटनिंग तकनीक किरिन है, लेकिन इसमें बहुत सीमाएं थीं। अगर वह इन सीमाओं को हटा सके तो यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, लेकिन अभी तक उसे इसका तरीका नहीं मिला था। वह रासेनगन सीखने के बारे में भी सोच रहा था और शायद आगे चलकर रासेन शुरिकेन भी बना सके। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक थी, लेकिन बिना सेज मोड के इसके साइड इफेक्ट खतरनाक थे। ये सोचकर काकाशी ने आह भरी। शक्तिशाली निंजुत्सु में बहुत सीमाएं होती हैं, इसलिए उसने तय किया कि वह धीरे धीरे सब सीखेगा। अभी उसका मुख्य लक्ष्य था अपने शरीर को मजबूत करना, चक्र की मात्रा बढ़ाना, तलवारबाजी में सुधार, लाइटनिंग रिलीज को बेहतर बनाना। बाकी चीज़ों को उसने फिलहाल रोक दिया। कुछ दिनों बाद काकाशी को फिर से तीसरे होकागे ने बुलाया। तीसरे होकागे सामा, क्या आपने मुझे बुलाया? तीसरे होकागे ने कहा। काकाशी, गांव के ज़्यादातर मिशन पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब तुम फिर से इनबू में काम शुरू कर सकते हो। इस बार तुम इनबू की छठी टीम में शामिल होगे। इसमें 3 सदस्य हैं और यह पहले चौथे होकागे की गार्ड टीम थी। समझ गया, होकागे सामा। काकाशी के दिमाग में 3 लोगों की छवि आई। अब तुम इनबू के मुख्य हॉल में जाकर उनसे मिलो। जी। काकाशी वहां से निकलकर इनबू मुख्यालय पहुंच गया। उसे याद था कि चौथे होकागे की गार्ड टीम में थे रेडो नामियाशी, जेन्मा शिरानुई, इवाशी तातामी। इन तीनों ने चौथे होकागे से फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीखा था। ये सोचते ही काकाशी की आंखों में चमक आ गई। फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु एक बहुत शक्तिशाली स्पेस टाइम निंजुत्सु था और इसमें कामुई जैसी साइड इफेक्ट नहीं थे। अगर वह इसे सीख ले तो वह लगभग अजेय हो जाएगा। जब तक कोई स्पेस टाइम तकनीक को काउंटर न करे तब तक उसे मारना लगभग असंभव होगा। ये सोचकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे याद आया कि जब वह जोनिन बना था तब मिनाटो ने उसे एक कुनाई दी थी जिस पर फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का सील लगा हुआ था। चैप्टर 40 एंड ये रहा चैप्टर 41 फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का पूरा हिंदी अनुवाद बिना इमोजी। चैप्टर 41 फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु हिंदी अनुवाद। अनबू एंसेत्सु सेंजित्सु टोकुशु बुटाई का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विशेष हत्या और टेक्निकल दस्ता। इसे दूसरे होकागे ने स्थापित किया था। शुरुआत में इसका मुख्य काम होकागे की सुरक्षा करना और बाहरी दुश्मनों से रक्षा करना था। जब ये मिशन पर जाते हैं तो अपनी पहचान छुपाने के लिए सफ़ेद जानवरों के मास्क पहनते हैं। अनबू का काम नीरस और खून खराबे से भरा होता है और उनके मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होते। बेशक उन्हें होकागे का पूरा भरोसा भी हासिल करना होता है। इस समय अनबू 2 प्रकार के हैं, एक जो सीधे होकागे के अधीन है और दूसरे जो डांजो के नेतृत्व वाले रूट के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, लेकिन एक दूसरे की मदद भी नहीं करते। आखिरकार डांजो और तीसरे होकागे के बीच का टकराव गांव के उच्च स्तर के लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं है। अनबू ग्रेट हॉल होकागे के अधीन आने वाले अनबू का मुख्यालय है। काकाशी के लिए ये जगह नई नहीं थी। भले ही पुनर्जन्म के बाद वह यहाँ नहीं आया था, लेकिन पहले वाला काकाशी अक्सर यहाँ आता था। पहले काकाशी की जो टीम थी वह क्यूबी के हमले में मारी जा चुकी थी, इसलिए इस बार तीसरे होकागे ने उसके लिए नई टीम बनाई। काकाशी अपने नए साथियों को जानता था। वे तीनों अक्सर मिनाटो के साथ रहते थे और काकाशी, जो मिनाटो का शिष्य था, उनसे पहले मिल चुका था। जब काकाशी इनबू ग्रेट हॉल पहुंचा तो वह जगह वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। उसने अपने साथियों को ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही काकाशी उनके पास पहुंचा, तीनों ने भी उसे देख लिया। जेन्मा शिरानुई ने कहा, काकाशी, तुम देर से आए हो, हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। काकाशी ने कहा, माफ़ करना, मुझे अभी अभी खबर मिली। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था क्योंकि पहले वाला काकाशी भी अक्सर देर से आता था। जेन्मा ने कहा, ठीक है, अब मिशन शुरू करते हैं। काकाशी ने पूछा, मिशन क्या है? जेन्मा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, यह एक सामान्य मिशन है। हमें फायर देश और लाइटनिंग देश की सीमा पर जाना है, वहाँ की स्थिति देखनी है और सुरक्षा बलों से ताज़ा जानकारी लेनी है। तीनों में जेन्मा सबसे बड़े और शांत स्वभाव के थे, इसलिए वही मिशन समझा रहे थे। काकाशी ने कहा, ठीक है, क्या हम अभी निकल रहे हैं? जेन्मा ने कहा, इतनी जल्दी मत करो, 1 घंटा तैयारी के लिए है। 1 घंटे बाद गांव के गेट पर मिलते हैं। काकाशी ने कहा, ठीक है। जेन्मा और बाकी दोनों चले गए। काकाशी भी अपने घर गया और जरूरी सामान तैयार करने लगा। उसने अपने सभी सामान को सील में रख लिया। फिर उसने कमरे से एक बैग निकाला जो काफ़ी समय से खुला नहीं था। उसने उसमें से एक चीज़ निकाली और उसे देखकर भावुक हो गया। मिनाटो सेंसेई, काकाशी ने धीरे से कहा और उस कुनाई को सहलाया जो मिनाटो ने उसे दी थी। फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक एक बहुत शक्तिशाली निंजुत्सु है। जो भी इसे सीख लेता है वह सबसे तेज निंजा कहलाता है और दुश्मनों के लिए मौत का संकेत बन जाता है। ये तकनीक उसे उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां उसका सील मौजूद हो और यह सील कभी मिटता नहीं।
ये स्पेस टाइम निंजुत्सु कुछ हद तक कामुई से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस तकनीक में बहुत गहरी स्पेस थ्योरी शामिल है। काकाशी के पास असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मिनाटो स्वार्थी नहीं थे, उन्होंने अपने गार्ड्स को भी ये तकनीक सिखाई थी, इसलिए काकाशी को भी सिखाते। लेकिन उस समय काकाशी अपने मानसिक अंधकार से जूझ रहा था, इसलिए मिनाटो ने सोचा कि जब वह बेहतर होगा तब सिखाएंगे। दुर्भाग्य से उससे पहले ही मिनाटो की मृत्यु हो गई। यह अफसोस की बात है कि अब तक कोई भी इस तकनीक को पूरी तरह नहीं सीख पाया। यहाँ तक कि जेन्मा, रेडो और इवाशी भी इसे केवल मिलकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह भी असली तकनीक नहीं है। शायद केवल दूसरे होकागे और मिनाटो ही इसे पूरी तरह सीख पाए थे। ये सोचकर काकाशी भावुक हो गया और कुनाई को सहलाने लगा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये कुनाई ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन ये गर्म क्यों लग रही थी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह गर्माहट कुनाई से नहीं बल्कि उस पर बने सील से आ रही थी। सील गर्म था और उसमें हल्का सा चक्र प्रवाह भी था। क्या यह मिनाटो का चक्र था? काकाशी हैरान रह गया। मिनाटो की मृत्यु के बाद भी उनका चक्र इसमें मौजूद था। फिर उसे समझ आया, अगर चक्र का निशान न हो तो तकनीक कैसे स्थान को पहचान कर वहां पहुंच पाएगी। काकाशी ने सोचा, ये सच में एक भयानक तकनीक है। मिनाटो सेंसेई के मरने के बाद भी यह सील काम कर रहा है, इसलिए पुनर्जीवित होने के बाद भी वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सील को देखते हुए काकाशी के मन में इसे समझने की इच्छा जागी। उसने अपनी आंख से इसका रहस्य जानने का फैसला किया। शारिंगन। काकाशी ने अपना हेडबैंड हटाया और शारिंगन को सक्रिय किया। लाल आंख में 3 काले टोमोए घूमने लगे और उसने अपनी पूरी दृष्टि शक्ति से इस तकनीक को समझने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने कहा, यह पर्याप्त नहीं है। साधारण शारिंगन से इस तकनीक को समझना संभव नहीं है। मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। मांगेक्यो शारिंगन। 3 टोमोए मिलकर एक काले डार्ट जैसे आकार में बदल गए। काकाशी की दृष्टि शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन उसका चक्र तेजी से खर्च होने लगा। उसने कहा, यह तकनीक वाकई बहुत जटिल है। इस सील में इतने सारे रहस्य छिपे हैं। मांगेक्यो की शक्ति से काकाशी इस तकनीक का केवल एक छोटा हिस्सा ही समझ पाया, लेकिन वही उसे चौंकाने के लिए काफी था। उसे समझ आ गया कि मिनटों के बाद कोई इसे क्यों नहीं सीख पाया। ये तकनीक बेहद कठिन और जटिल थी। इसी दौरान अचानक उसकी बाईं आंख में बदलाव होने लगा। काले डार्ट का पैटर्न घूमने लगा। उसे अपनी आंख में एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ और अचानक उस कुनाई का सील सीधे उसकी बाईं आंख में खींच गया। यह क्या? काकाशी यह सब देखकर खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। ये रहा चैप्टर 42 बॉर्डर का पूरा हिंदी अनुवाद बिना इमोजी। चैप्टर 42 बॉर्डर हिंदी अनुवाद। अपनी बाईं आंख बंद करते हुए काकाशी को महसूस हुआ कि उसकी लाल आंख के अंदर कुछ अलग मौजूद है, और वह चीज थी फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का विशेष सील। मांगेक्यो शारिंगन ने वास्तव में उस सील को अपने अंदर खींच लिया था। यह आखिर हुआ क्या है? काकाशी इसे समझ नहीं पा रहा था। आखिर फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का मांगेक्यो से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। रुको, शायद इसका संबंध हो सकता है। काकाशी का मांगेक्यो ओबिटो से आया है और ओबिटो का मांगेक्यो स्पेस टाइप क्षमता रखता है। वहीं फ्लाइंग थंडर गॉड भी एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है। क्या इन दोनों स्पेस टाइप तकनीकों के बीच किसी तरह का तालमेल या अनुनाद हुआ है? काकाशी कोई और कारण नहीं सोच पाया। फिलहाल वह सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था, क्योंकि इनके बीच समानता केवल स्पेस क्षमता की थी। जब उसने शारिंगन को फिर से सील किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कुछ जटिल तकनीकों का प्रवाह हो रहा है। काकाशी खुश हो गया, क्योंकि वह फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक की जानकारी थी। उसने अपने उत्साह को दबाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस निंजुत्सु को सीखने का मौका पाएगा। ये वास्तव में उसकी किस्मत थी, लेकिन जल्द ही उसका उत्साह कम हो गया। कारण ये था कि उसने पाया कि इस तकनीक को सीखने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसे पूरी तरह समझने में उसे 2 या 3 साल लग सकते हैं, और इसे पूरी तरह मास्टर करने में कम से कम 5 साल लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक के लिए बहुत तेज रिफ्लेक्स की जरूरत होती है। काकाशी के रिफ्लेक्स अच्छे थे, लेकिन इस स्तर तक नहीं कि वह इस तकनीक का सही उपयोग कर सके। इसका मतलब था कि उसे काफ़ी अभ्यास करना होगा। उसे कम से कम मिनटों के स्तर के रिफ्लेक्स चाहिए होंगे। ये सोचकर काकाशी ने अनुमान लगाया कि वह 5 या 6 साल में इस तकनीक को इस्तेमाल कर पाएगा। 5 या 6 साल, ये भी काफ़ी अच्छा है। काकाशी ने मुट्ठी बांधी और थोड़ा उत्साहित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी यह निंजुत्सु मिल जाएगा। उसने धीरे से कहा, मिनाटो सेंसेई, क्या ये सब आपकी ही योजना थी? फिर उसने अपने विचारों को रोका और कुनाई को वापस बैग में रख दिया। यह मिनाटो की आखिरी निशानी थी और वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही अब यह एक साधारण कुनाई ही क्यों न हो। अपना सामान तैयार करके काकाशी गांव के गेट की ओर निकल पड़ा। इस मिशन में काफ़ी समय लगने वाला था, क्योंकि सीमा यहाँ से दूर थी। पूरी गति से दौड़ने पर भी कम से कम 5 दिन लगने वाले थे। जल्द ही काकाशी गेट पर पहुंच गया और उसके तीनों साथी पहले से वहां मौजूद थे। जेन्मा ने कहा, काकाशी, तुम बहुत धीमे हो। हालांकि काकाशी अभी देर से नहीं आया था। उनके मिलने के समय में अभी 1 मिनट बाकी था। बस बाकी तीनों आधा घंटा पहले आ गए थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। काकाशी लगभग देर से पहुंचा, क्योंकि वह फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक के बारे में सोच रहा था। काकाशी ने कहा, माफ करना, अगली बार ध्यान रखूंगा। जेन्मा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन रेडो ने बीच में कहा, कोई बात नहीं, तुम देर से नहीं आए हो, हम ही जल्दी आ गए थे। ये सुनकर जेन्मा थोड़ा असहज हो गया। इवाशी, जो पास खड़ा था, चुप रहा। असल काकाशी अक्सर देर से आता था, लेकिन मिशन के मामले में वह हमेशा समय का पाबंद रहता था, क्योंकि देर होने से मिशन असफल हो सकता था। रेडो ने कहा, सब आ गए हैं तो चलें। सभी ने सहमति दी और चारों चल पड़े। चारों में रेडो सबसे बड़ा था, उसकी उम्र 16 साल थी। जेन्मा और काकाशी लगभग 14 साल के थे और इवाशी सबसे छोटा था, जिसकी उम्र 13 साल थी। उस समय मिनाटो अपनी खुद की टीम तैयार कर रहा था, इसलिए उसने ऐसे एनबू चुने जो युवा थे लेकिन प्रतिभाशाली थे। उनमें से कई बड़े कबीले से नहीं थे, बल्कि सामान्य परिवारों से थे।
ये तीनों भी ऐसे ही थे। दुर्भाग्य से मिनाटो उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित करने से पहले ही मर गया। फिर भी अनुभव में शामिल होना ही उनकी ताकत को दर्शाता था। हालांकि अभी भी युवा थे, इसलिए उनकी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर अभी लड़ाई हो तो काकाशी अकेले ही उन्हें हरा सकता था, क्योंकि हर कोई काकाशी जैसा नहीं होता। इतनी कम उम्र में ही उसकी ताकत लगभग कागे स्तर की थी, और इस समय का काकाशी पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। इसका कारण था मांगेक्यो शारिंगन। कामुई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। अगर वह शारिंगन का उपयोग न करे तो वह अपने पुराने संस्करण को नहीं हरा सकता, लेकिन हार भी नहीं मानेगा। चारों ने अपने एन्बू मास्क पहने और पेड़ों के बीच छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। काकाशी जंगल को ध्यान से देख रहा था। कहा जाता है कि ये पेड़ पहले होकागे हाशिरामा सेंजू ने बनाए थे। इतनी बड़ी शक्ति की कल्पना करना भी डरावना था। वह सच में शिनोबी के देवता कहलाने के योग्य था। 5 दिनों बाद चारों फायर देश और लाइटनिंग देश की सीमा पर पहुंच गए। रेडो ने कहा, आखिरकार पहुंच गए। ये बहुत थकाने वाला था। वे अभी भी किशोर थे, इसलिए 5 दिनों की यात्रा के बाद थक गए थे। लेकिन काकाशी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह पहले भी ऐसी यात्रा कर चुका था। इस सफर के दौरान काकाशी को काफी फायदा हुआ। इन तीनों को मिनटो ने सिखाया था। भले ही उन्हें फ्लाइंग थंडरबॉल्ट तकनीक पूरी तरह नहीं आती थी, लेकिन उन्हें उसकी मूल बातें याद थी। काकाशी ने उनके साथ इस तकनीक पर चर्चा की और इस बहाने उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। तीनों को काकाशी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह मिनटो का शिष्य था। उन्होंने देखा कि काकाशी को इस तकनीक की अच्छी समझ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि काकाशी ने ये ज्ञान अभी अभी हासिल किया है। काकाशी ने यह भी समझ लिया कि मिनटो ने यह तकनीक सभी को क्यों नहीं सिखाए, क्योंकि इसे सीखना बहुत कठिन है। अगर यह हर शिनोबी को आ जाए तो कोई भी कोनोहा को हरा नहीं पाएगा। इस तकनीक के लिए बहुत ऊंचे स्तर की प्रतिभा चाहिए। मिनटो को पता था कि ये तीनों इसे पूरी तरह कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वे मिलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। यह उनके बीच तालमेल बढ़ाने का एक तरीका भी था। ये रहा चैप्टर 43 वॉच आउट का पूरा हिंदी अनुवाद बिना इमोजी। चैप्टर 43 वॉच आउट हिंदी अनुवाद। काकाशी ने रेडो की शिकायतों को नजरअंदाज किया और एक बड़े पेड़ पर खड़े होकर दूर स्थित टावर की ओर देखा। वह कोनोहा की सीमा रक्षा चौकी थी। वहां दर्जनों शिनोबी तैनात थे जो दूसरे देशों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अगर कोई दुश्मन हमला करता तो वे तुरंत ये जानकारी कोनोहा भेज देते, ताकि वहां के उच्च अधिकारी तैयारी कर सकें। ये काम बहुत नीरस और रोबाव था, इसलिए यहाँ तैनात लोगों को आमतौर पर 1 साल बाद बदल दिया जाता था। लोग यहाँ बोर हो जाते थे, इसलिए 1 साल का समय ठीक माना जाता था। इस बार काकाशी और उसके साथी यहाँ उनकी जगह लेने नहीं आए थे, बल्कि यहाँ से जानकारी लेने और कुछ जरूरी सामान पहुँचाने आए थे। इसी वजह से 4 लोगों को भेजा गया था। अगर सिर्फ जानकारी लेनी होती तो चील या किसी अन्य जानवर का इस्तेमाल किया जा सकता था। काकाशी ने कहा, लगता है यही हमारी मंजिल है। बाकी तीनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रेडो ने कहा, हाँ, लेकिन मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। सुना है ये टावर 10 साल पहले बनाया गया था। चलो मिशन खत्म करते हैं, फिर वापस चलते हैं। चारों टावर की ओर बढ़े। टावर बहुत ऊंचा था, लगभग 50 मीटर। इसकी ऊंचाई के कारण आसपास का इलाका साफ दिखाई देता था। कुछ ही देर में वे टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। तभी पहरे पर तैनात शिनोबी सतर्क हो गए और बोले, कौन है वहाँ? हालांकि काकाशी और उसके साथी एन्बू के कब्जों में थे, फिर भी पहरेदार सतर्क थे, क्योंकि दुश्मन भी एन्बू का रूप धारण कर सकते थे। रेडो ने कुछ नहीं कहा और सीधे तीसरे होकागे का पत्र निकाल कर दिखाया। जेनमा ने कहा, तीसरे होकागे का आदेश है कि आप लोग हाल की जानकारी हमें दें, जिसे हम कोनोहा लेकर जाएंगे। साथ ही हम आपके लिए 3 महीने का सामान भी लाए हैं। ये कहकर जेनमा ने कुछ सील निकाले, जिनमें भोजन और रोजमर्रा की जरूरत का सामान भरा हुआ था। पहरेदारों ने ये सुनकर सिर हिलाया। हाल ही में उनका खाना खत्म होने वाला था और अगर सप्लाई नहीं आती तो उन्हें आसपास शिकार करना पड़ता। फिर भी उन्होंने सावधानी बरती और पत्र को ध्यान से जांचा। संतुष्ट होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। एक मध्यम आयु के शिनोबी ने कहा, कृपया अंदर आइए। वे काकाशी और उसके